आज हम करेंगे टुपल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहले हम करेंगे बिल जनरेटर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट ए प्रोग्राम टू एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करने हैं एंड देन एंटर प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। उसके बाद में हमें उसका नेम एंटर करना है, क्वांटिटी एंटर करनी है एंड उसका प्राइस करना है एंड देन क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टुपल्स। उसका हम लिस्ट ऑफ टुपल्स बनाएंगे एंड देन लास्ट में हमें डिस्प्ले करना है बिल एंड टोटल बिल। जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हो तो बेटर है पहले उसको 2-3 बार पढ़ लो एंड उसकी एक अपने दिमाग में ओवरऑल इमेज बना लो। जैसे कि मैं फिर से पढ़ता हूँ, हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 प्रोडक्ट है एंड हर प्रोडक्ट के लिए हमें उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करना है। ये हो गया, हम 5 प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे। वो 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एंड हर प्रोडक्ट के लिए उसका नेम, क्वांटिटी एंड उसका प्राइस एंटर करेंगे। ये करने के बाद क्या है हमारा काम, हमें लिस्ट ऑफ टुपल्स बनाना है एंड देन फाइनल बिल जनरेट करना है। इसकी अगर हमें अपने दिमाग में ओवरऑल इमेज बनानी है तो उसमें हमें क्या करना है, पहला काम हमें अपने प्रोडक्ट्स को एंटर करना है एंड दूसरा काम हमें क्या करना है, उसका बिल जनरेट करना है। ये हमारे पास बनेगी एक ओवरऑल इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को यूजर से इनपुट करवाते हैं एंड उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस को एंटर करवाते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। मैं साथ के साथ इसको पार्ट्स में डिवाइड करता जाऊंगा एंड साथ के साथ कोड करता जाऊंगा। तो पहले हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करवाते हैं एन इक्वल टू, एंड क्योंकि ये नंबर है तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंट में करना ही पड़ेगा एंड हम यूज करते हैं इनपुट एंड इसमें मैं प्रॉम्प्ट पास करता हूँ एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने एंटर करवा लिए। अब हमें क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स एंटर हो रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज एंड रेंज में हम क्या पास करेंगे, रेंज में मैं पास करता हूं n। अब ये हमारी फॉर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी। अगर यूजर 3 एंटर करता है जो 3 टाइम चलेगी। तो हमें 3 बार क्या करना है, हमें उसका नेम एंटर करवाना है। उसके लिए फिर से हम यूज करेंगे इनपुट, तो क्योंकि ये नेम है तो इसको हमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। तो करते हैं एंटर नेम। अब नेम हो गया, अब हमें एंटर करवाना है क्वांटिटी एंड देन करवाना है प्राइस। इन दोनों के लिए हमें वेरिएबल्स बना लिए। यहाँ पे करते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। फ्लोट कैसे हो सकती है, जैसे कोई ऐसी आइटम परचेज करे, फॉर एग्जांपल शुगर होगी, शुगर उसने लेनी है 2.5 kg। जस्ट सपोज करो उसने फ्रूट लेना है, फ्रूट लेना है 1.5 kg। तो इसलिए हम इसको फ्लोट में ही टाइप कास्ट करेंगे। मैं इसको करता हूँ फ्लोट। सेम वैसे हम इसको करेंगे प्राइस एंड प्राइस तो फ्लोट आपको मालूम है हो ही सकता है, तो हम इसको करेंगे फ्लोट एंड यहाँ पे भी मैं इसको चेंज करता हूँ क्वांटिटी एंड यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइस। अब देखो हमारा ये वाला काम हो गया। हमने क्या करवाया, एन को एंटर करवाया एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करवा लिया। ये काम हमारा हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टुपल्स। तो मैं मार्क करता हूँ पार्ट 2। ये हमारा दूसरा पार्ट है इस प्रॉब्लम का। अब हमें लिस्ट ऑफ टुपल बनाना है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ टुपल मीन्स पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे एंड लिस्ट में हर प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टुपल होगा। जैसे इसमें लिस्ट के फर्स्ट प्रोडक्ट की सारे वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी एंड प्राइस इसमें आ गया। देन सेकंड प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस आएगा एंड देन थर्ड प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस आएगा। ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे, ब्लैंक लिस्ट, जिसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स में ये वाली वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है एज ए टुपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम किसी भी लिस्ट में वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करवाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड मेथड। मैं करूँगा प्रोडक्ट्स डॉट अपेंड एंड इसमें हमें पास करना है ये तीनों वेरिएबल्स एज टुपल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस यूज करूँगा, ब्रैकेट यूज करूँगा और इसमें मैं इनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज पास कर दूंगा। जैसे कि नेम हो गया, देन क्वांटिटी आएगा हमारा एंड देन लास्ट में आएगा हमारा प्राइस। ये बन गया हमारा लिस्ट ऑफ टुपल्स। पहले हम इतना सा टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रोडक्ट्स को। अब पहले हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 एंड फर्स्ट का नेम हम जैसे डालते हैं शुगर एंड क्वांटिटी डालता हूँ 2 एंड प्राइस डालता हूँ मैं 50। सेकंड का नेम मैं डालता हूँ टी, क्वांटिटी डालता हूँ 1 एंड प्राइस डालता हूँ मैं 400। अब देखो ये हमारे पास बन गया लिस्ट ऑफ टुपल्स।
हमने 2 प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर किए, इसने दोनों को एज ए टुपल लिस्ट में सेव करवा दिया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक ऑलमोस्ट कर लिया है। अब हमारा लास्ट काम क्या है? डिस्प्ले द बिल एंड टोटल बिल। ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? अपने बिल को डिस्प्ले करवाएंगे एंड टोटल बिल करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे? हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। ब्यूटीफाई मीन्स जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जिस फॉर्मेट में वो बिल प्रिंट करते हैं, हम उस फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। लेकिन जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ज़्यादातर हम ये वाला काम लास्ट में करते हैं। पहले हम उसका बेस रेडी करते हैं, इसलिए हम पहले थर्ड पार्ट को करेंगे, उसका बेस रेडी करेंगे। अब थर्ड पार्ट में पहले हम बिल जनरेट करते हैं। बिल जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टुपल है। हम अकेले अकेले टुपल को ट्रेवर्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे जो कि इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेगी। और आइटम में उसका नेम रखता हूँ इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये क्या करेगी? पहले मैं समझाता हूँ आपको ये करेगी क्या। जब ये फॉर लूप चलेगी तो ये क्या करेगी? फर्स्ट टाइम आइटम वेरिएबल में ये वाला टुपल होगा, एंड जब ये दूसरी बार चलेगी तो इस आइटम वेरिएबल में ये वाला टुपल होगा। ठीक है, अगर हमें आइटम वेरिएबल के नेम को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आइटम एंड ब्रैकेट में पास करेंगे 0। ये होगा आइटम का नेम। एंड कोमा डाल के मैं करूँगा आइटम एंड ब्रैकेट में पास करूँगा 1, तो ये क्या होगा? उसका क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट कोमा डाल के मैं करता हूँ आइटम, ब्रैकेट में पास करता हूँ 2, ये क्या हो गया? उसका प्राइस। एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवाते हैं टोटल प्राइस। पहले देख लो, एक बार मैं आपको पहले रन करके दिखाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा ये हो क्या रहा है। मैं करता हूँ, ये हमारा हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। ठीक है, ये यहाँ पे बन गया हमारा टोटल ऑफ ए आइटम। किसी भी आइटम का टोटल क्या बनता है, मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं 2 एंटर करता हूँ एंड नेम मैं जानबूझ के ऐसे डालता हूँ, जैसे पहले मैं डालता हूँ ए, क्वांटिटी है 2, प्राइस है 3, फिर मैं डालता हूँ बी, क्वांटिटी फिर से है 3, प्राइस है 4। एंड अब देखो ये क्या बन गया, इसने क्या यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया? पहले उसने डिस्प्ले करवाया नेम, देन क्वांटिटी, देन प्राइस एंड देन इस आइटम का टोटल। ये हो गया हमारा इसमें से एक पार्ट कि हमने बिल को डिस्प्ले करवा दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल बिल। टोटल बिल के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये वाला जो भी टोटल है इनको ऐड करते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे टोटल बिल। ठीक है, इसमें हम टोटल बिल की वैल्यूज को सेव करवाएंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैं इसको कॉपी करता हूँ, टोटल बिल इक्वल टू टोटल बिल प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ये वाली वैल्यू जो कि प्रोडक्ट का टोटल है। ये बन गया हमारे पास टोटल बिल। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी हम रॉ प्रिंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले हम उसका बेस रेडी करेंगे, फिर हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ टोटल बिल एंड इसमें हम पास करते हैं टोटल बिल अपने वेरिएबल को। दैट इज इट, हमारा एक बार रॉ प्रोडक्ट रेडी होगी। इसको पहले मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं एंटर करता हूँ 2 एंड नेम ए, क्वांटिटी 2, प्राइस 3, नेम बी, क्वांटिटी 3, प्राइस 4। ये नेम मैंने जानबूझ के ऐसे रखे हैं, जब हम फाइनली इसको टेस्ट करेंगे तो रियल लाइफ नेम्स ही एंटर करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया 6, आया 12 एंड हमारा टोटल बिल आया 18। ये हो गया इसका हमारा थर्ड पार्ट, डिस्प्ले द बिल एंड टोटल बिल। हमारा बिल भी डिस्प्ले हो गया एंड टोटल बिल भी डिस्प्ले हो गया। अब बचता है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो कि है इसको ब्यूटीफाई करना। ये देखने में भी लगना चाहिए किसी शॉपिंग मार्ट का बिल है। उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस करता हूँ। पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं वेलकम मैसेज, वेलकम टू, अपने मार्ट का जो भी नाम आप रखना चाहो। मैं रखता हूँ जैसे कि प्रेम, क्योंकि हम जो भी करते हैं प्यार से करते हैं तो मैं नाम रखता हूँ प्रेम। एंड आगे लिखते हैं सुपर मार्ट। ठीक है, का सुपर मार्ट है। थोड़ी सी स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं बैकस्लैश एंड डालता हूँ 2 बार एंड यहाँ पे भी डालता हूँ। कि देखो अगर मैं नहीं डालूंगा तो ये सारा ऐसा लग रहा है सारा एक ही पार्ट है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग बना रहा हूँ। एंड देन हम डिस्प्ले करवाते हैं इनके ऊपर इनके नाम। ये क्या चीज़ है? ये आइटम का नेम है, ये क्या है? उसकी क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो इसके ऊपर इनके टाइटल डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे टेबल के हेडर्स होते हैं वैसे। उसके लिए फिर से मैं एक प्रिंट यूज़ करता हूँ। एंड प्रिंट में हम सीधे पहले लिखते हैं आइटम एंड इनको सेपरेट मैं टैब से करता हूँ बैकस्लैश टी। देन हम डिस्प्ले करवाएंगे क्वांटिटी, फिर से मैं बैकस्लैश टी यूज़ करता हूँ।
देन हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइस, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल। ये बन गए हमारे इस बिल के लिए हेडर्स। अब हम इसको ब्यूटीफाई करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पे इनमें भी थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ बैकस्लैश एन 2 बार, एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवा देते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग, या लिख देते हैं थैंक्स फॉर शॉपिंग। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट में बच गया, इसको ब्यूटीफाई करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आपने कहीं बिल पे देखा होगा, तो अगर किसी आइटम का नाम बहुत लंबा है तो वो उसको छोटा करके बिल में लिखते हैं। लेट अस सपोज इस आइटम का नाम ऐसा है जैसे कि च्यवनप्राश हो गया या बोर्नविटा हो गया, बहुत लंबे नाम है, इतने लंबे नाम बिल पे नहीं होते। तो इसको हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे स्लाइसिंग। मैं इसको छोटा करने के लिए क्या करता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ इंडेक्स डिविजन्स, कि हम डिस्प्ले करने के टाइम यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 5 कैरेक्टर तक ही जाएंगे। मीन्स हम फर्स्ट 5 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करवाएंगे प्रोडक्ट के नेम के, आगे वाले नहीं करवाएंगे। देन हमारे पास आता है आइटम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एफ, एंड एफ स्ट्रिंग के अंदर ये सारा हम पास करेंगे इन द करली ब्रैकेट्स। ये आपको मालूम है, अगर हम इसको करली ब्रैकेट में पास करेंगे तो ये इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको भी करली ब्रैकेट में डालते हैं, एंड इसको, एंड ये कोमा हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे डालता हूँ \t। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर भी देखो यहाँ पे टैब्स एंटर किए हैं, तो इसको भी हम टैब से सेपरेट करें। तो ये है आइटम की क्वांटिटी। इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ एंड डेसिमल्स को फिक्स करेंगे। इसकी लेंथ को फिक्स करेंगे एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को फिक्स करते हैं। उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग में क्या करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगा कोलन एंड पास करूंगा 3। 3 मीन्स 3 इसकी लेंथ होगी, .2। 2 मीन्स इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे, एंड लास्ट में हम डालेंगे एफ। अब ये क्या होगा, ये क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी होगी टोटल में 3 स्पेसेस लेगी, एंड जिसमें से 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ऐसे ही हम करते हैं, इसको भी मैं टैप करता हूँ, एंड एफ स्ट्रिंग के लिए इसको भी मैं कर्ली ब्रैकेट में डालता हूँ। ये है हमारा प्राइस। तो प्राइस के लिए भी हम क्या करते हैं, इसकी भी लेंथ को फिक्स करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ 6, टोटल में 6 डिजिट हो सकते हैं, इसमें से 2 होंगे डेसिमल, एंड लास्ट में यूज़ करता हूँ एफ। ये हो गया हमारा प्राइस। अब लास्ट में हमने डिस्प्ले करवाना है टोटल। टोटल के केस में फिर से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ करली ब्रैकेट को, एंड इसके डेसिमल्स को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अपना टोटल वाला वेरिएबल। ये अब काफ़ी आसान लगेगा देखने में। यहाँ पे भी हम इसको चेंज करके करते हैं टोटल को। ठीक है, इससे हमारा 2 बेनिफिट हो गए। एक, हमने ये वाला वेरिएबल यूज़ कर लिया, एंड दूसरा, हमारी ये वाली कैलकुलेशन बार बार नहीं हो रही, वो एक ही बार यहाँ पे हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ब्यूटीफाई करते हैं। इसको मैं करता हूँ, इसकी लेंथ को फिक्स करता हूँ 7, एंड इसको करता हूँ .2f। ये हो गया हमारा पार्शियल ब्यूटिफिकेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये वाला ब्यूटिफिकेशन, ये वाले टैब्स जो हमने एंटर करे और ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, जो भी हमने ब्यूटिफिकेशन की, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इसको कैसे करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करने से ये ठीक चलेगा। अगर ये ठीक नहीं चलता तो आपको यहाँ पे टैब्स एंड स्पेसिस को, एंड यहाँ पे भी टैब्स को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। कभी क्या हो सकता है आप टैब ऐड कर दो, कभी क्या हो सकता है आप टैब रिमूव कर दो, कभी क्या हो सकता है आप स्पेस को ऐड कर दो। ऐसे करके आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हम इसको पहले रन करके टेस्ट करते हैं हमारे पास क्या होता है। अब हम इसका एक तरीके से फाइनल रन नहीं करेंगे। मैं एंटर करता हूँ, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स को एंटर करते हैं। अब हम रियल लाइफ से ही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मैं एंटर करता हूँ शुगर को, एंड इसकी क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 2.5, एंड प्राइस इसका रखते हैं 50। ठीक है, देन हम नेम एंटर करते हैं टी, इसकी क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 0.5, एंड प्राइस इसका हम रखते हैं 400। देन मैं एंटर करता हूँ सोप को, इसकी हम क्वांटिटी रखते हैं 5, एंड प्राइस इसका रखता हूँ मैं 50। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। हमारे पास आ गया वेलकम टू प्रेम सुपरमार्ट। अब इसने दिया, देखो ये हेडर बन के आ गए, एंड देन शुगर का टोटल क्या बना 125, देन बना टी
टी का टोटल क्या बना 200, देन सोप का बना 250, इन टोटल हमारे पास प्राइस आया 575 एंड हमारे पास लिख के आ गया थैंक्स फॉर शॉपिंग। ये रही हमारी बिलिंग एप्लीकेशन यूजिंग दी टुपल्स। एक्चुअल में ये काफ़ी अच्छा कोड लिखा है हमने, मीन्स ये एग्जांपल ऐसी है जो रियल लाइफ से ली गई है, जो रियल लाइफ के प्रोडक्ट को रिजेंबल कर रही है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसमें होमवर्क तो बनता ही है आपका, तो होमवर्क में मैं क्या चाहता हूँ, आप यहाँ पे एक नया सेक्शन एंटर करो डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये वाला डिस्काउंट हम परसेंटेज में एंटर करेंगे, जितने भी परसेंट डिस्काउंट होगा हमारा टोटल जो आएगा उसको माइनस करके आएगा। लेट अस सपोज हमारा टोटल यहाँ पे 200 आ रहा है, तो हमने डिस्काउंट दिया 10%, तो अब हमारा टोटल 200 माइनस 10% होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 180। बस इतना सा काम आपने करना है, यहाँ पे डिस्काउंट का एक कॉलम ऐड करना है एंड टोटल में से डिस्काउंट को माइनस करना है। आप ऐसे करना, इसको करके मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजना, रिजल्ट का, कोड का मेरे को मालूम है आप लोग कर लोगे, रिजल्ट का मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना एंड इसको सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते, डीएम कर दो, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर कोई दिक्कत आएगी या नहीं हो रहा तो फिर भी मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। एंड अगर आपका सोल्यूशन मेरे को अच्छा लगा तो मैं उसको रीपोस्ट भी कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैफे मैनेजमेंट सिस्टम का मिनी प्रोजेक्ट। ये एक मिनी प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम सिर्फ कोर पाइथन को ही यूज करेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, जिसमें हम अपने मेन्यू को डिस्प्ले करेंगे, फिर हम ऑर्डर लेंगे एंड लास्ट में हम बिल जनरेट करेंगे विद जीएसटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टाइम को बचाने के लिए मैंने एक सैम्पल मेन्यू पहले से बना रखी है, जिसमें मैंने 5 आइटम्स लिए, डोसा, टी, कॉफ़ी, इडली एंड फ्रेंच फ्राइज, एंड उसके आगे मैंने उसका प्राइस रखा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, यूज़र को मेन्यू डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस डिक्शनरी की की को डिस्प्ले करवाना है एंड देन उसके आगे उसका प्राइस डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ की इन मेन्यू। मैंने ये की वेरिएबल जानबूझ के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आइडियली हमको मीनिंगफुल नेम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने डिक्शनरी अभी अभी सीखी है तो मैंने जानबूझ के की वेरिएबल लिए। तो हम यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे अपनी आइटम को, जो कि है की वेरिएबल में सेव्ड। की वेरिएबल क्या होल्ड करेगी, इस डिक्शनरी की कीज, एंड देन हमने डिस्प्ले करवाना यूज़र को उसका प्राइस, जिसके लिए हम डिक्शनरी का नाम यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट में पास करेंगे उसकी की। ये डिस्प्ले कर देगा उसका प्राइस। पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। देखो, इसने आइटम को डिस्प्ले किया एंड उसका प्राइस डिस्प्ले किया। इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक और कॉमा यूज़ करता हूँ एंड कोर्स में डालता हूँ एक हाइफन। अब हमारी मेन्यू डिस्प्ले हो चुकी है। इसको आगे चल के हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे एंड एक्चुअल मेन्यू जैसा लगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। तो हम यूज़र से पहले उसका ऑर्डर लेते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक ऑर्डर वेरिएबल एंड हम यूज़ करेंगे इनपुट एंड यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, प्लीज़ एंटर द आइटम। यूज़र यहाँ पे आइटम को एंटर करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे जो भी यूज़र ने आइटम एंटर करी वो हमारे मेन्यू में अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन एंड हम चेक करेंगे जो भी यूज़र ने ऑर्डर करा इन मेन्यू, ये चेक करेगा कि मेन्यू में वो वाली आइटम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि इन ऑपरेटर जो भी इस ऑर्डर में वैल्यू है उसको इस मेन्यू के की से कंपेयर करेगा जिसमें हमारी आइटम्स हैं। अगर तो आइटम हमारी मेन्यू में अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे क्वांटिटी एंटर करो। उसके लिए फिर से मैं एक इनपुट यूज़ करूँगा एंड यूज़र से पूछते हैं एंटर क्वांटिटी। क्वांटिटी एंटर होगी। अब ये क्वांटिटी हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसको हम टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर में एंड अब हम साइड बाय साइड उसका बिल जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पे एक बिल वेरिएबल यूज़ करता हूँ। पहले मैं बिल वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दूँ एंड उसकी हम इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं 0 एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल वेरिएबल को सेट करते हैं जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू थी 0 प्लस यूज़र ने जो भी आइटम ऑर्डर करी उसका प्राइस। अब वो कैसे निकलेगा, हम मेन्यू वाली डिक्शनरी यूज़ करेंगे जिसमें हमारे प्राइसेस है एंड इसमें हम अपनी ऑर्डर वाली आईडी को एज ए की यूज़ करेंगे। मीन्स इसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूँगा ऑर्डर, जो भी यूज़र ने आइटम ऑर्डर करी, एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन क्वांटिटी से। वैसे तो यहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डाल देता हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। ये हो गया हमारा बिल जनरेट। एंड आगे अगर आइटम हमारी मेन्यू में अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़र को क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज़ एंटर करेक्ट आइटम। ठीक है कि करेक्ट आइटम को एंटर करो। पहले हम इसको रन करते हैं।
यहाँ पे एंटर के स्पेलिंग में ठीक करता हूँ, ये आएगा एंटर एंड प्लीज एंटर आइटम, मैं इसमें एंटर करता हूँ डोसा एंड देन मैं करता हूँ उसकी क्वांटिटी जो क्या है 2 कर देते हैं एंड यहाँ तक कोड हमारा चल गया। इसको फिर से रन करते हैं। अब मैं जानबूझ के कोई गलत आइटम एंटर करूंगा। मैं एंटर करता हूँ जैसे कि पोहा, जो कि हमारे मेन्यू में अवेलेबल नहीं है। तो देखो इसने क्या डिस्प्ले किया, प्लीज एंटर करेक्ट आइटम, ये वाला एल्स पार्ट को, मीन्स ये वाला कोड हमारा ठीक से चल रहा है। एंड हम यहाँ पे बिल को डिस्प्ले कर देते हैं, योर बिल एंड कॉमा डाल के मैं यूज करता हूँ बिल वेरिएबल को। अब एक बार फिर से लास्ट टेस्ट करते हैं इसका। मैं एंटर करता हूँ डोसा एंड क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 2 एंड इसने बिल जनरेट कर दिया 240 का। यहाँ तक हमारा ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एक ही आइटम एंटर करवा रहा है। यूजर को मल्टीपल आइटम्स भी एंटर करनी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इस पार्ट को लूप। ये वाला पार्ट हम बार बार लूप करेंगे। तो लूप करने के लिए यहाँ पे यूज करता हूँ मैं वाइल लूप को एंड वाइल लूप के आगे हमें कंडीशन देनी होती है। कंडीशन क्या देंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल अवेलेबल नहीं है जो हम कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मैं उसका वर्कअराउंड क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रू। ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट वाइल लूप क्रिएट कर देगा। ये वाइल लूप को बार बार चलाता रहेगा जितनी देर तक हम उसको ब्रेक नहीं करते। तो उसके लिए हम उसके अंदर यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। देखो मैं क्या करता हूँ आगे, मैं इसको पहले इंडेंट करता हूँ वाइल लूप के लिए एंड अब हमें वाइल लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लीज एंटर द आइटम, इसको चेंज करके मैं करता हूँ और टाइप डन टू एंड। इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए आप डन को टाइप करो, ठीक है। आगे चल के मैं कंडीशन यूज करता हूँ इफ ऑर्डर इक्वल टू डन। अगर हमारे ऑर्डर में डन है तो हमें क्या करना है, इस वाइल लूप से ब्रेक करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक, देन हमारा कोड ऐसे का ऐसे रहेगा। आगे हमारी इफ है, इसको मैं एलिफ करता हूँ एंड आगे हमारा एल्स है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर तो यूजर यहाँ पे टाइप करेगा डन तो हम इसको लूप से ब्रेक कर देंगे। अगर यूजर कोई आइटम को एंटर करेगा, हम चेक करेंगे वो मेन्यू में अवेलेबल है तो हम उसका बिल जनरेट करेंगे, एल्स हम बोलेंगे करेक्ट आइटम को एंटर करो। एंड हम लास्ट में बिल में जीएसटी भी ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले करवाता हूँ बिल विद जीएसटी एंड आगे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ हमारा बिल वेरिएबल एंड इसमें मैं जीएसटी ऐड करता हूँ। नॉर्मली जीएसटी हमारी 18% होती है, तो मैं ज्यूम करता हूँ ये 18% ही होगी। तो परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने बिल वेरिएबल से। ये क्या करेगा, जीएसटी की वैल्यू निकाल देगा। यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ। ये हो गया हमारा बिल विद जीएसटी। अब पहले इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आइटम एंटर करता हूँ यहाँ पे डोसा एंड उसकी क्वांटिटी करता हूँ 2। अब देखो वो पूछ रहा है नेक्स्ट आइटम। अब नेक्स्ट आइटम में एंटर करता हूँ टी एंड उसकी क्वांटिटी में फिर से करता हूँ 2। अब फिर से ये बोल रहा है नेक्स्ट आइटम एंड नेक्स्ट आइटम में एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट आइटम में करता हूँ यहाँ पे डन। अब देखो ये ब्रेक होगा। अब हमारा प्रोग्राम हो गया ब्रेक एंड उसने हमारा जनरेट किया बिल 280 एंड बिल विद जीएसटी क्या बना 330.4। ये हो गया हमारा प्रोग्राम का पार्ट 1। मीन्स हमने यूजर को मेन्यू डिस्प्ले करवाई, देन उससे ऑर्डर लिया एंड उसका बिल डिस्प्ले कर दिया विद जीएसटी। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे इसको ठीक करता हूँ। इसमें मैं डालता हूँ एक कॉलन तो डेट हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यूजर को फाइनल बिल डिस्प्ले कराएंगे। मीन्स उसने कौन सी आइटम ऑर्डर करी एंड उसका क्या प्राइस था एंड हम उस बिल को जैसे रेस्टोरेंट का बिल होता है वैसे डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, वो क्या, अपना फाइनल बिल हम अब यहाँ पे नहीं जनरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी लेंगे, इसको मैं लिखता हूँ बिल डिटेल एंड इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ ब्लैंक से। अब हम क्या करेंगे, यूजर जो भी आइटम को एंटर करेगा एंड जो भी उसकी क्वांटिटी एंटर करेगा हम बिल डिटेल डिक्शनरी में पहले सेव करवाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बिल डिटेल को यूज करूंगा एंड उसमें मैं की यूज करूंगा अपना आइटम का नेम जो क्या है हमारे ऑर्डर वेरिएबल में एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी क्वांटिटी। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये अब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे बिल डिटेल वेरिएबल में जो भी सेव हो रहा है मैं उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो डेट हमें उससे थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट यूजिंग कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। इसको दोबारा से रन करते हैं। मैं आइटम को एंटर करता हूँ फिर से डोसा एंड क्वांटिटी करता हूँ 2, देन एंटर करता हूँ फिर से टी एंड क्वांटिटी करता हूँ 2 एंड अब करता हूँ डन। अब देखो बिल डिटेल में हमारे पास ऑर्डर की डिक्शनरी बन गई। यूजर ने कौन सी आइटम एंटर करी एंड उसकी क्या क्वांटिटी है।
इसकी हेल्प से हम जनरेट करेंगे अपना फाइनल बिल। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। फाइनल बिल जनरेट करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे एंड आइटरेट करेंगे हर आइटम से जो कि हमारी बिल डिटेल डिक्शनरी में है। अब यहाँ पे हमारे पास इस डिक्शनरी की आ गई, जैसे कि डोसा। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपना फाइनल बिल जनरेट करने के लिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल वेरिएबल लेता हूँ एंड उसकी मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, जैसे हमने पहले करी थी, बिल प्लस देन हम इस बिल डिटेल डिक्शनरी से इससे उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, बिल डिटेल में पास करूँगा आइटम का नाम जो क्या है आइटम वेरिएबल में, ये होगी हमारे पास क्वांटिटी। देन हमने निकालना है उसका प्राइस। प्राइस हम कैसे निकालेंगे, अपनी मेन्यू वाली डिक्शनरी में पास करेंगे फिर से आइटम का नेम। ये बन गया हमारे पास फाइनल बिल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट में इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट में हम सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे अपनी आइटम का नेम जो भी यूज़र ने एंटर करी। देन हम क्या करवाएंगे, उसकी क्वांटिटी जो कि बिल डिटेल वेरिएबल में हम पास करेंगे आइटम एज ए की को, यहाँ पे बिल आना है एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवाएंगे उसका प्राइस, फाइनल प्राइस क्या बना आइटम का। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ आइटम कॉस्ट, मीन्स हर आइटम की कॉस्ट क्या है, उसमें मैं सेव करवाता हूँ ये वाली वैल्यू आइटम की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई इट्स प्राइस एंड फिर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि ये वाली कैलकुलेशन हमें 2 बार नहीं करनी पड़ेगी। अब यही वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। बस इतना सा काम था, ये बन गया हमारा फाइनल बिल। अब मैं पहले इसको 1-2 आइटम के लिए टेस्ट करता हूँ। पहले मैं एंटर करता हूँ डोसा की क्वांटिटी करते हैं 2। देन मैं एंटर करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ फिर से टी, उसकी क्वांटिटी हम करते हैं फिर से 2 एंड देन हम करते हैं डन। एंड देखो ये बना हमारा फाइनल बिल, डोसा क्वांटिटी 2, प्राइस उसका 240, टी क्वांटिटी 2, प्राइस उसका 40 एंड फाइनल बिल बना 280 एंड बिल विद जीएसटी बना 330.4। अब लास्ट हमारे पास एक छोटा सा स्टेप बचा है, वो क्या है, इसको ब्यूटीफाई कर लें। ये दिखना भी चाहिए किसी रेस्टोरेंट का बिल है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पहले हम इसकी मेन्यू को ही थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। मेन्यू में मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसकी लेंथ को फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे आइटम की लेंथ को हम फिक्स कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में हमारे पास एक मेथड होता है एलजस्ट। एलजस्ट क्या करेगा, जितनी भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे इसको उतने करेक्टर्स में फिक्स कर देगा। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 20, तो ये क्या करेगा, ये वाली अब हमारी आइटम 20 करेक्टर्स लेगी, तो इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। ऐसे ही मैं करता हूँ अपने फाइनल बिल को भी अलाइन। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और हम इसको भी यहाँ पे ब्यूटीफाई करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ एफ स्ट्रिंग एंड देन हम यूज़ करेंगे कोर्स एंड लास्ट में भी मैं यूज़ करता हूँ कोर्स एंड देन हम अपने वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे करली ब्रैकेट्स में। यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं करली ब्रैकेट, यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ मैं एक करली ब्रैकेट एंड लास्ट में भी यूज़ करता हूँ एक करली ब्रैकेट। अब हमारी आइटम्स में थोड़ी सी स्पेसिंग हो, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं \t एंड देन यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ मैं \t। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं अपने कैफ़े का नाम। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट एंड आगे मैं टाइप करता हूँ वेलकम टू कोड ताज, क्योंकि हमारा कैफ़े भी ताज से कम नहीं है। एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक न्यू लाइन। अब इसको हम फाइनली रन करते हैं। अब यहाँ पे हम आइटम एंटर करते हैं इडली, इसकी क्वांटिटी मैं करता हूँ 3। फिर मैं एंटर करता हूँ कॉफ़ी, इसकी क्वांटिटी मैं करता हूँ 2। देन हम एंटर करते हैं, जानबूझ के कुछ गलत एंटर करते हैं, मैं करता हूँ फिर से पोहा जो अवेलेबल नहीं है, वो बोल रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट आइटम, फिर से एंटर आइटम। अब मैं लास्ट में एंटर करता हूँ टी, इसकी क्वांटिटी फिर से करते हैं 2 एंड अब हम क्लोज करते हैं इसको यूजिंग द डन। यहाँ पे हमारे पास आ गया फाइनल बिल। फाइनल बिल में हमारे पास ये कॉमर्स आ गए, कॉमर्स को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, इस कोमा को यहाँ से रिमूव करेंगे एंड इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इसको फिक्स करके मैं जल्दी से रन करता हूँ अभी एक बार फिर से। अब देखो मैंने रन किया तो हमारा फाइनल बिल डिस्प्ले हो गया, आइटम, उसकी क्वांटिटी एंड उसका प्राइस। देन हमारे पास फाइनल बिल बना एंड लास्ट में बना उसका बिल विद जीएसटी। ये थी हमारी कैफ़े मैनेजमेंट की सिंपल एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरी। इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है, इसमें हमने जो भी सीखा है आज तक वो यूज़ करा, उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज़ करा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी एंड आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मेरे कोड को देखे बिना
एक बार फिर से करने की कोशिश करो। अगर कोई इशू आता है तो आप कोड को देख सकते हो एंड इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। इसमें इंप्रूवमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करना मत भूलना। आज हम बनाएंगे पाइथन में टू डू एप्लीकेशन यूजिंग द फंक्शंस। अब तक हमने काफ़ी छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना रखी हैं, जैसे कि बिल जनरेटर हो गया या कैफे मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को सीधा ही कोड करना स्टार्ट करूंगा एंड साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमारे टू डू एप्लीकेशन में यूज़र कर क्या सकता है। मैं पहले इस एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ। जैसे कि यूज़र टू डू ऐप में क्या कर सकता है, वो टास्क को ऐड कर सकता है, देन जो भी हमारे पास टास्क हैं उनको व्यू कर सकता है, फिर वो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, एंड लास्ट में वो अपडेट भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको प्रिंट में डालते हैं एंड यूज़र को हम ऑप्शन देते हैं एंटर 1 2 ऐड टास्क, ठीक है। अगर उसने टास्क को ऐड करना है तो 1 प्रेस करे। ऐसे ही हम व्यू के लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन देते हैं, ठीक है, देन डिलीट के लिए भी एंड देन अपडेट के लिए। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे 2, इसको करते हैं 3, इसको करते हैं 4 एंड ये वाली क्लोजिंग मैं यहाँ से कॉपी करके सबके पीछे इसको पेस्ट करता हूँ। इसको करते हैं बंद, ठीक है, हमारे पास इतना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, यूज़र को प्रिंट में बोलते हैं सिलेक्ट ऑप्शन। यूज़र अपनी कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ये वाली ऑप्शन हम यूज़र को शो करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन वेरिएबल यूज़ करते हैं एंड ऑप्शन में यूज़र को बोलते हैं इनपुट यूज़ करके एंटर योर। यूज़र अपनी चॉइस को एंटर करेगा। अब हमने इतना सा काम तो कर दिया, अभी इस टास्क के लिए हमें अपने फंक्शन भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डेफ करके पहले एक ऐड के लिए फंक्शन क्रिएट करता हूँ एंड क्योंकि अभी फंक्शन का कंटेंट हमें मालूम नहीं है तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे पास। ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं फंक्शन एक व्यू के लिए, उसके अंदर भी हम पहले लिखेंगे पास। ऐसे ही हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डिलीट के लिए एंड उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं पास एंड देन हमारा लास्ट टास्क है अपडेट के लिए, उसके लिए भी मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ये रहा हमारा लास्ट फंक्शन जो कि होगा अपडेट के लिए। ये हमने ब्लैंक 4 फंक्शन भी क्रिएट कर लिए और हमने यूज़र से ऑप्शन भी ले ली। अब सोचो हमें क्या करना है। अब हमें करना है यहाँ पर अपनी ऑप्शंस का कोड लिखना है। अगर यूज़र 1 ऑप्शन एंटर करेगा, इफ़ हमारे वेरिएबल का नाम क्या है ऑप्शन इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर किसका कोड लिखना है, ऐड का। मैं यहाँ पे हैश करके ऐड करता हूँ। ऐसे ही हम एलिफ बनाएंगे एक एंड अगर हमारे पास ऑप्शन आती है 2, तो इसके अंदर हम किसका कोड लिखेंगे, ये डबल इक्वल टू आएगा। इसके अंदर हम किसका कोड लिखेंगे, 2 पे हमारे पास क्या है व्यू का। ऐसे ही मैं इस एलिफ को कॉपी करता हूँ। अगर हमारे पास ऑप्शन आती है 3 एंड ऐसे ही अगर हमारे पास ऑप्शन आती है 4, यहाँ पर हमारा कोड आएगा डिलीट का एंड यहाँ पर हमारा कोड आएगा अपडेट का। ये हमारा, आप ऐसा समझो कि हमने डिज़ाइन सा रेडी कर लिया कि हमारी ऐप कैसे बनेगी। अब हमें क्या काम करना है, यूज़र को जब ये वाला दिखाया जाएगा तो हमें बार बार इसको लूप भी करना है। ऐसा नहीं है यूज़र एक बार एक टास्क एंटर करेगा तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फिर दूसरा टास्क एंटर करेगा फिर वो प्रोग्राम दोबारा से चलाएगा, नहीं, हम इसको बार बार लूप करेंगे, है ना। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वाइल एंड वाइल के आगे हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास एक तो ऑप्शन है हम यहाँ पे यूज़ कर दें ट्रू एंड अगर हम ट्रू को यूज़ करेंगे तो हमें इसको एग्जिट करने के लिए अंदर कहीं पे ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ये इन्फानाइट टाइम चलता रहेगा। ये हमने ऑलरेडी अपनी काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज़ किया हुआ है, इसलिए इस टाइम मैं ट्रू नहीं यूज़ करूँगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से ट्रू को रिमूव करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र से एक ऑप्शन एंटर करवाते हैं 9, ठीक है, टू एग्जिट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जिट के लिए एंड इसको करता हूँ डिलीट एंड यहाँ पे हम ऑप्शन का चेक लगाते हैं इफ़ ऑप्शन नॉट इक्वल टू 9। जितनी देर तक हमारी ऑप्शन 9 नहीं आती एंड जब हमारी ऑप्शन में वैल्यू 9 आएगी ये अपने आप लूप से ब्रेक कर देगा। इसके लिए मैं करता हूँ इसको इंडेंट, ठीक है, लूप वाला कोड हमारा इंडेंट हो गया। अभी यहाँ पे आप देखो वाइल में एक चीज़ मिसिंग है, हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाया। इसको इनिशियलाइज मैं यहाँ पे टॉप में करवाता हूँ। इसकी इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं 0। इसमें इनिशियल वैल्यू 0 होगी तभी ये इस लूप में एंटर करेगा और जब तक यूज़र 9 नहीं एंटर करेगा तो ये सारा कोड दोबारा से चलता रहेगा। अब हम लिखते हैं अपना मेन कोड। यहाँ पे हमने अपनी ऐप को फंक्शंस की हेल्प से क्रिएट करना है ना। तो हम अपना मेन कोड फंक्शंस में लिखेंगे।
लेकिन अगर आपको फंक्शंस को अच्छे से जानना है कि उसके एडवांटेजेस क्या है, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, तो उस रीज़न से हम अपना मेन कोड पहले यहीं पर लिखेंगे, बाद में मैं उसको फंक्शंस में मूव करूँगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न आपको बाद में समझ आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से टास्क को इनपुट करवाना है। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ टास्क। टास्क को हम ऐसे क्रिएट करेंगे कि यूज़र टास्क को एंटर करेगा, जैसे उसको मार्केट में जाना है तो वो एंटर करेगा गो टू मार्केट, एंड देन उसकी डिटेल लिखेगा। डिटेल में क्या होगा, मार्केट से शैम्पू लेके आना है, मार्केट से सोप लेके आना है, या उसको स्टडी करना है तो वो टास्क का नाम लिखेगा स्टडी, एंड देन उसकी डिटेल लिखेगा कि उसने जैसे पाइथन का लेक्चर 8 खत्म करना है, पाइथन का लेक्चर 20 खत्म करना है, ऐसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टास्क वाली अपनी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ एक टास्क की डिक्शनरी, एंड उसको साइन करता हूँ करली ब्रैकेट से, ये बन गई हमारी ब्लैंक डिक्शनरी। ठीक है, अब हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं। मैं इनपुट यूज़ करता हूँ, एंड करवाते हैं हम यहाँ पे एंटर टास्क। ठीक है, यूज़र यहाँ पे अपने टास्क को एंटर करेगा, एंड देन हमें क्या इनपुट करवाना है, डिटेल। उस टास्क की डिटेल क्या है, उसके लिए फिर से हम यही इनपुट यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ एंटर डिटेल। ठीक है, ये हो गया। ये हमने यूज़र से टास्क इनपुट करवा ली एंड डिटेल इनपुट करवा ली। अब हमें करना क्या है, टास्क हमारी टास्क का नेम हो गया, एंड डिटेल हमारी उस टास्क की डिटेल होगी। यहाँ पे हमने डिक्शनरी बना ली टास्क। मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ टू डू डिक्शनरी, फिर टास्क वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी टू डू डिक्शनरी में एक की बनाते हैं टास्क की, एंड उसकी वैल्यू हम उसकी डिटेल सेव करवाते हैं। इससे क्या होगा, पहले एक चीज़ समझ लो, इससे हमारी टू डू वाली डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, उसके अंदर पहले नंबर पे एक टास्क होगा जैसे कि मार्केट, एंड उसके आगे उसकी डिटेल होगी, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट टास्क जैसे कि स्टडी, देन उसके आगे उसकी डिटेल होगी। ऐसे करके हमारी डिक्शनरी बन जाएगी जितने भी यूज़र टास्क एंटर करेगा। अब क्योंकि यूज़र मल्टीपल टास्क भी एंटर कर सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे वाइल लूप को यूज़, एंड यहाँ पर मैं ट्रू ही यूज़ करूँगा। जितनी देर तक हमारी लूप ये ट्रू है उतनी देर तक ये चलती जाएगी। एंड लूप में से ब्रेक करवाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़र को शो करता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र को ही मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं डन, वो डन टाइप करे, टू एग्जिट, यहाँ से एग्जिट करने के लिए। एंड हमें आगे क्या करना पड़ेगा, इफ़ टास्क इक्वल टू डन। अगर यूज़र यहाँ पे डन एंटर करता है तो इस लूप से ब्रेक करते हैं, डेट इज इट। ये वाला ब्रेक इस लूप से ब्रेक करेगा, ये पूरे प्रोग्राम से नहीं ब्रेक करेगा। ठीक है, हमारा टास्क एंटर करवाने वाला काम हो गया, इतना सा था। अब दूसरा कोड लिखते हैं, ये जल्दी से हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने टास्क को सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, हमारा इतना सा काम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी फॉर लूप यूज़ करते हैं, एंड वेरिएबल में यूज़ करता हूँ टास्क इन टू डू। टू डू हमारी डिक्शनरी है, अगर हमारी डिक्शनरी में टास्क है तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट करवाने के लिए एफ स्ट्रिंग, एंड देन करली ब्रैकेट में पहले मैं डालता हूँ अपने टास्क के नाम को, एंड देन यहाँ पे मैं एक छोटा सा हाइफन यूज़ करता हूँ, एंड देन हम डालते हैं टू डू। इस डिक्शनरी में से जो भी टास्क है हमारा उसकी डिटेल फैच करने के लिए उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस टू डू डिक्शनरी में अपनी टास्क की को पास करेंगे। ये इतना सा काम है, ये प्रिंट कर देगा सारे टास्क को। यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ यूअर टू डू लिस्ट। ठीक है, आपकी टू डू लिस्ट ये रही। अब हमारे पास व्यू वाला काम भी हो गया। अब हम करते हैं डिलीट वाला काम। ये भी बहुत आसान है। डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली कोड को कॉपी करता हूँ। हम यूज़र को बोलेंगे एंटर टास्क, इसको मैं करता हूँ रिमूव टू डिलीट। जो भी आपने डिलीट करना है उसको एंटर करो। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम चेंज ही कर देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ इसको टू डिलीट। ठीक है, सो डेट हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी कोई भी। एंड फिर हम आगे यूज़ करते हैं इफ़ हमारा ये वाला डिलीट करने वाला टास्क हमारे अवेलेबल है टू डू लिस्ट में। अगर तो अवेलेबल है हम क्या करेंगे, टू डू डॉट डिक्शनरी से आइटम डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉप, एंड उसके अंदर हम पास करेंगे अपने टू डू को, डेट इज इट। एंड बाद में यूज़र को हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं टास्क डिलीटेड। ठीक है, अगर टास्क नहीं मिला तो हम एल्स के केस में भी मैसेज एक डिस्प्ले करवाई देते हैं। वो क्या करवाएंगे, यहाँ पे करते हैं प्रिंट, एंड अब करवाते हैं टास्क नोट फाउंड। ठीक है, हम आपका टास्क यहाँ पे मिला ही नहीं, दैट इज इट। ये हमारे पास हमने डिलीट का कोड भी लिख लिया। अब नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट का केस ऐसे होगा कि हम अपनी डिक्शनरी में इंसर्ट में ही अपडेट करवा सकते हैं।
जब यूज़र यहाँ पे, ये हमारा इंसर्ट वाला केस है, यहाँ पे टास्क को इंसर्ट करेगा तो उसकी नई डिटेल एंटर करेगा तो डिक्शनरी हमारी अपने आप ही उसको पुराने टास्क को अपडेट कर देगी। तो इस रीज़न से हमें अपडेट वाला नहीं चाहिए। इसको मैं पहले आपको वहाँ पे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा एक बार। इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ एंटर और यहाँ पे डाल देता हूँ अपडेट, एंटर अपडेट टास्क। अब ये बन गया हमारा टू डू एप्लीकेशंस। ये फंक्शंस को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करो। अब सिर्फ यहाँ से देखो वाइल से, ये हमारी टू डू एप्लीकेशन है एंड यहाँ पर ये हमारी ऑप्शंस रही। हमने अभी तक कोई फंक्शन नहीं यूज़ किया, इसको टेस्ट हम बाद में करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फंक्शंस। अब फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करके इस फंक्शन में ले जाऊँगा। ये ऐड वाला कोड था, इसको हम लेके चलते हैं अपने ऐड वाले फंक्शन में। यहाँ पे इसको टैब्स को मैं करता हूँ ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लाइन यूज़ करनी है, ऐड। ऐसे ही ये था हमारा व्यू का काम, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसको मैं लेके चलता हूँ अपने व्यू वाले फंक्शन में। इसकी भी हम इंडेंटेशन को पहले ठीक करते हैं एंड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा फंक्शन अपना व्यू वाला। यहाँ से मैं एक स्पेस रिमूव करता हूँ एंड लास्ट है हमारा डिलीट वाला काम। इसको भी मैं लेके चलता हूँ अपने डिलीट वाले फंक्शन में। ठीक है, ये रहा हमारा डिलीट वाला फंक्शन एंड यहाँ से भी मैं इंडेंटेशन को करता हूँ ठीक एंड यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट वाले फंक्शन को कॉल। ये बन गया हमारा टू डू एप्लीकेशन यूजिंग फंक्शन। अपडेट हमें नहीं चाहिए, मैं इसको करता हूँ यहाँ से मूव। मैंने यहाँ पे कोड पहले जानबूझ के लिखा। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे हमारा कितना पहले क्लटर लग रहा था, कितना ज़्यादा कोड लग रहा था, अब कितना क्लीन लग रहा है। मीन्स मेन एप्लीकेशन में हमें कितना क्लीन कोड दिखाई दे रहा है। ये मेन एप्लीकेशन में हमारे पास सिर्फ इतना ही कोड है। यह है हमारी वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द फंक्शंस, हमारा कोड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एडवांटेज ये देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे ऐड की फंक्शनैलिटी में कोई इशू आता है या डिलीट में कोई इशू आता है, हम उसका चेंज सीधा इतने से कोड में करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिलीट के लिए हमें सिर्फ ये वाला कोड चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपने मेन कोड को नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन 4 में यहाँ से भी डिलीट करता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसकी एक और एप्लीकेशन है, वो मैं आपको इसको टेस्ट करने के बाद दिखाता हूँ, वो भी मैं प्रैक्टिकली आपको करके ही दिखाऊंगा। अब हम इसको टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ एंड अपने कोड को करता हूँ सेव एंड देन करता हूँ रन। देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास साइज सिलेक्ट ऑप्शन, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1। मैंने 1 एंटर किया तो उसने फिर से इसको लूप करवा दिया। सिलेक्ट ऑप्शन वो फिर से पूछ रहा है, मैं यहाँ पे एंटर करके देखता हूँ अब 9, तो फिर से ये इसको लूप करा है। इसका मीनिंग हमारे कोड में यहाँ पे कोई गलती है। इसको करता हूँ किल, टर्मिनल को हम किल करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन इंटीजर होनी चाहिए। हमने इसको टाइप कास्ट नहीं किया इंट में। मैं इसको करता हूँ टाइप कास्ट एंड फिर से हम इसको करते हैं दोबारा से रन। अब फिर से मैं एंटर करता हूँ 1। अब वो पूछ रहा है टास्क, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मार्केट को एंड डिटेल उसकी लिखता हूँ ब्रिंग पेंसिल्स, पेंसिल्स लेके आनी मार्केट से। अब बोल रहा है दूसरा टास्क, वहाँ पे मैं एंटर करता हूँ स्टडी को एंड डिटेल उसकी लिखता हूँ पाइथन लेक्चर 40 एंड देन फिर से पूछ रहा है टास्क। अब मैं डन टाइप करता हूँ। अब ये टास्क हमारे एंटर हो गए। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, व्यू। अब यहाँ पे व्यू को करने के लिए मैं 2 करता हूँ। अब ये देखो, इसने हमारे पास दोनों टास्क शो कर दिए, ये टास्क लिस्ट एंड ये रहे हमारे दोनों टास्क। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये रहे हमारे दोनों टास्क, मार्केट वाला एंड स्टडी वाला। तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिलीट। डी में करता हूँ डिलीट। अब मैं टास्क एंटर करता हूँ, जैसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ मार्केट वाला, ये काम हमारा हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये बोल रहा है टास्क डिलीटेड। यहाँ पे हम अभी एक और ऑप्शन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब टास्क डिलीट होगा तो ये रिमेनिंग टास्क की लिस्ट शो करेगा। उसके लिए हमें सिर्फ एक लाइन का कोड ऐड करना पड़ेगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ क्या करेंगे। लाइन से हम करते हैं यहाँ पे एग्जिट, ये हो गया हमारा एग्जिट। अब इसमें मैं 2 चेंजेस करता हूँ। फर्स्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये बोल रहा है 1 to ऐड के साथ साथ ये अपडेट भी यहाँ पर हो रहा है, तो उसको मैं चेंज करके अपडेट भी कर दूंगा। दूसरा मैं चाहता हूँ जब टास्क हमारा डिलीट हो तो वो रिमेनिंग टास्क की लिस्ट शो करे। लिस्ट शो करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं व्यू फंक्शन को कॉल कर दूंगा, दैट इज इट।
ये रही फंक्शंस की एक और एडवांटेज जो कि मैं आपको बताना चाहता था बाद में। ठीक है, अगर हमने ये वाला कोड सारा अपने इफ एल्स में लिखा होता तो हमें व्यू का कोड फिर से लिखना पड़ता, है ना। ये वाला कोड हमें यहाँ पे डिलीट में रिपीट करना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि हम फंक्शन यूज करें तो हमें कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ से सीधा ही व्यू के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये व्यू का कोड चला देगा। ये है हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज फंक्शंस को यूज करने की। अब मैंने इसमें आपको फंक्शन की सारी एडवांटेजेस बता दी। ये कोड के क्लटर को भी कम करता है, कोड को हम रीयूज भी करते हैं, एंड हमें किसी फंक्शन में चेंज करने के लिए उसी स्पेसिफिक फंक्शन में जाके चेंज करना पड़ेगा। हम अपने मेन प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको अब लास्ट टाइम रन करते हैं एंड टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किए हम उसको टेस्ट करते हैं। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये देखो यहाँ पे आ गया अपडेट। पहले हम ऐड ही करते हैं टास्क को। मैं करता हूँ फिर से मार्केट को, एंड देन करता हूँ ब्रिंग पेंसिल्स, एंड देन फिर से मैं करता हूँ स्टडी को, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ पाइथन 50 लेक्चर नंबर 50। ठीक है, लास्ट में मैं इसको डन करके एंड ही करता हूँ। अब देखना, मैं पहले डिलीट ही करके दिखाता हूँ आपको। मैं करता हूँ 3 पे डिलीट, एंड यहाँ पे मैं कुछ पहले इनवैलिड टास्क का एंटर करके दिखाता हूँ। मैं टास्क का एंटर करता हूँ ABC, जो कि टास्क अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो टास्क नोट फाउंड, एंड अब ये डिस्प्ले करवा रहा है हमारी टू डू लिस्ट में हमारे पास 2 टास्क अवेलेबल हैं। फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट। अब मैं डिलीट करता हूँ मार्केट को, यहाँ पे M कैपिटल आएगा, इसको मैं करता हूँ एंटर। तो देखो इसने क्या बोला, टास्क डिलीटेड, एंड अब टू डू लिस्ट दोबारा से शो कर रहा है। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही टास्क बचा है जो क्या है स्टडी पाइथन 50। लास्ट में मैं एक ऑप्शन टेस्ट करते हैं 1 वाली, जिसमें हम अपडेट भी कर रहे हैं। जैसे कि स्टडी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टडी, उस टास्क का नाम, एंड देन मैं उसका नया डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। नया डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं करता हूँ C++ एंड पाइथन, ऐसे लिख देता हूँ। हमने दोनों को पढ़ना है। अब मैं करता हूँ एंटर। हमारा ये वाला टास्क अपडेट हो गया। यहाँ पे करते हैं डन। अब मैं 2 ऑप्शन से आपको दिखाता हूँ हमारा टास्क अपडेट हो गया। ये देखो स्टडी में आ गया C++ एंड पाइथन। ठीक है, ये होगी हमारी ऐप। अच्छे से टेस्ट 9 करता हूँ, तो हमने कर दिया यहाँ से एग्जिट। अब जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करनी है 4, जो क्या होगी अपडेट की। यहाँ से अपडेट को रिमूव करना है। ठीक है, और ऐड के फंक्शन से भी अपडेट को रिमूव करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन 4 देंगे अपडेट की। उसमें हमें क्या ऑप्शन देनी है, यूजर टास्क को पूरा ही नया एंटर करे। जैसे पहले क्या हो रहा था, हम स्टडी एंटर करते थे, वो स्टडी के डिटेल को अपडेट करता था। अब क्या अपडेट करेगा, स्टडी को पहले रिमूव कर देगा एंड नया वाला टास्क एंटर कर देगा। जैसे स्टडी की जगह यूजर टास्क का नेम चेंज करना चाहता है, स्टडी 1 2 3 या स्टडी पाइथन समझ लो। ठीक है, वो अब टास्क के नेम को चेंज कर सकता है। उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, हमें पहले एग्जिस्टिंग टास्क को डिलीट करवाना पड़ेगा। पहले एग्जिस्टिंग टास्क को डिलीट करवाएंगे एंड नया एंटर करवाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक नई ऑप्शन ऐड करनी है 4, उसमें अपडेट की ऑप्शन रखनी है, जिसमें हमारा एक टास्क ऑल टुगेदर पूरा ही अपडेट हो जाएगा। तो इस होमवर्क को ट्राई जरूर करना। अगर नहीं हुआ फिर भी मेरे को कमेंट करना, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, फिर भी मेरे को कोड कमेंट करना कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, ये थी हमारी टू डू एप्लीकेशंस यूजिंग फंक्शंस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी एंड इसने आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया होगा। इस वीडियो में हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस को मर्ज करेंगे एक सिंगल PDF में। इस काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं एंड मल्टीपल पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम इसके लिए यूज करेंगे एक फेमस लाइब्रेरी जिससे हम इमेजेस प्रोसेस करते हैं। उसका नाम है पिलो। तो सबसे पहले हम पिलो को इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे पिप इंस्टॉल पिलो। अगर आपके पास सिस्टम में पिलो नहीं है तो वो उसको इंस्टॉल कर देगा, एंड अगर वो ऑलरेडी है तो वो बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पाई स्क्रिप्ट बनाऊंगा जिसका नाम रखते हैं img_pdf.py। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने एक इमेजेस वाला फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। ये तीनों JPG फाइल्स हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ये हमारे कोर्स के नोट्स हैं। ये वो वाले नोट्स हैं जो मैंने हैंड रिटन स्कैन किए हैं। हम इन 3 पेजेस को मर्ज करेंगे एक सिंगल PDF में। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक इमेज को PDF में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम सारी इमेजेस को एक साथ करेंगे। अब पिलो को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम PIL। पिलो से कुछ भी इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम PIL यूज करते हैं। फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज।
हम अपना इमेज वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है इस इमेज को रीड करना। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इमेज डॉट ओपन एंड देन इसमें मैं पास करूँगा अपना पाथ। यहाँ पे हमारा पाथ क्या होगा? इमेजेस फोल्डर में notes1.jpg। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इमेजेस, देन हम यूज़ करेंगे // एंड देन notes.jpg। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पाथ के लिए // यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक वर्क अराउंड भी है। वो क्या है? मैं // करूँगा रिमूव और यहाँ पे यूज़ करूँगा आर मीन्स होता है रॉ स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे तो ये इस एस्केप सीक्वेंस को अपने आप ही प्रिवेंट कर देगा। फाइल हमने कर ली रीड, देन हमें क्या करना है? हमें इस रीड की हुई इमेज को कन्वर्ट करना है RGB में। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा img.convert एंड इसमें मैं आर्गुमेंट पास करूँगा RGB। अब ये वाली लाइन क्या करेगी? ये हमारी इमेज के हर एक पिक्सल को RGB में कन्वर्ट कर देगा। जब हमारी इमेज एक बार RGB में कन्वर्ट हो गई तो बाद में हम इसको किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इसको मैं सेव करवाता हूँ PDF_img वेरिएबल में एंड देन लास्ट हमें क्या करना है? हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। हमें क्या करना है? इस PDF_img वेरिएबल को करना है सेव। इसको मैं सेव करता हूँ notes.pdf में। ठीक है, ऐसे करके हमने अपने नोट्स वाली JPG को कन्वर्ट कर लिया PDF में, लेकिन यहाँ पे हमारे नेम में notes1 आएगा, नोट्स नहीं आएगा। अब मैं करता हूँ इसको रन, तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। हमारा ये प्रोसेस हो चुका है। ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक notes.pdf बन चुकी है। इसको मैं आपको फोल्डर से खोल के दिखाता हूँ। ये रही हमारी PDF एंड ये रहा उसका कंटेंट। इसने फर्स्ट JPG इमेज को PDF में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा मेन काम क्या है? हमें इन सभी इमेजेस को एक सिंगल PDF में मर्ज करना है। उसके लिए मैं इसको सबसे पहले आपको एक मैनुअल अप्रोच से करवाऊंगा। मैनुअल अप्रोच में हम क्या करेंगे? एक एक इमेज को रीड करेंगे एंड देन इसको सिंगल PDF में मर्ज कर देंगे। पहले हम इसको मैनुअली करते हैं सो डैट हमें ये प्रोसेस थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसको करता हूँ 3 बार कॉपी। ठीक है, फर्स्ट किसके लिए? पहली इमेज 1 के लिए, देन इमेज 2 के लिए एंड देन इमेज 3 के लिए। एंड यहाँ पर भी मैं इसका नेम चेंज करता हूँ notes2 एंड देन notes3। ठीक है, हमने तीनों इमेजेस को ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे RGB में। तो यहाँ पर भी मैं इसको करता हूँ 1, इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 3 एंड यहाँ पर भी मैं करता हूँ इमेज 1, 2 एंड 3। ठीक है, हमारा ये भी काम हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना है? हमें एक इमेजेस की लिस्ट बनानी है, जिसके लिए मैं वेरिएबल यूज़ करता हूँ इमेजेस लिस्ट एंड इस लिस्ट में हम इन तीनों इमेजेस को करेंगे सेव। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ 2 को ही यहाँ पे करेंगे इस लिस्ट में सेव। फर्स्ट वाली को हम नहीं करेंगे। फर्स्ट वाली को क्यों नहीं करेंगे इसको मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ 2 को ही सेव करो। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इनको एक PDF फाइल में सेव। उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे यूज़ करूँगा फर्स्ट इमेज का नाम। यहाँ पे हम इमेज का नाम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे मैं इस फर्स्ट वाली का नाम यूज़ करूँगा PDF image1.save। ये जो फाइल इसमें सेव करेंगे एंड इसके आगे हम save_all पैरामीटर यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू हम पास करेंगे ट्रू, सो दैट हमारी सारी इमेजेस सेव हो जाए। देन हमने एक और पैरामीटर यूज़ करना है अपनी इमेज लिस्ट को अपेंड करने के लिए, जिसके लिए हमारे पास पैरामीटर होता है अपेंड इमेजेस एंड इसमें हम पास करेंगे अपनी इमेजेस की लिस्ट को। तो ये हो गया हमारा काम। हम तीनों इमेजेस को रीड करेंगे एंड उसको सिंगल PDF में मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? इस लाइन में देखो, हम फर्स्ट वाली इमेज में, ये हमारी फर्स्ट इमेज है, हम फर्स्ट वाली इमेज में नेक्स्ट 2 को अपेंड कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज भी यूज़ की होती तो ये फर्स्ट वाली इमेज हमारी PDF में 2 बार आती, तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट इमेज नहीं यूज़ करी। हम फर्स्ट वाली इमेज में ये वाली इमेज लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया। हम चेक करते हैं हमारी नोट्स वाली PDF में अब है क्या। मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से। ये देखो इसने हमारी तीनों इमेजेस को मर्ज करके एक कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट पेज, ये रहा सेकंड पेज एंड ये रहा थर्ड पेज। ये हो गया हमारा काम इमेजेस को मर्ज करके एक PDF बनाने का। अब हम करेंगे इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे इमेजेस वाले फोल्डर में JPG फाइल्स कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं एंड कम भी हो सकती हैं। ठीक है, अब उसको हम ऑटोमेट करेंगे सो डैट वो जितनी भी फाइल्स हमारे इमेजेस वाले फोल्डर में अवेलेबल है वो सबको अपने आप उठा लेगा। इसके लिए हम करते हैं import OS। आगे मैं क्या करूँगा? एक कमांड यूज़ करूँगा os
लिस्ट dir। ये क्या करेगा, इसमें जो भी हम फोल्डर पास करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे पास करता हूँ इमेजेस, ये इस इमेजेस फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं उसको करेगा हमें रिटर्न। तो हम सेव करवाते हैं एक फाइल्स वाले वेरिएबल में। अब इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारे फाइल्स वेरिएबल में आ गई। ये फाइल्स हमारे पास एक लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को करेंगे लूप फॉर फाइल इन फाइल्स। ये एक एक फाइल को करेगा प्रोसेस। इसमें अभी हमें क्या करना है, फाइल को करना है ओपन। तो ये हमें भाई एक ही चाहिए, हम तीन नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल करता हूँ img, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर का पाथ एंड फाइल का पाथ पास करेंगे। जैसे कि हमारे फोल्डर का क्या पाथ है, इमेजेस, ऐसे करता हूँ इस इमेजेस के लिए एक वेरिएबल ही लेता हूँ, फोल्डर इक्वल टू, उसमें मैं सेव करवाता हूँ इमेजेस। एंड अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, सो डैट हमें ये इमेजेस बार बार यूज ना करना पड़े। यहाँ पर भी मैं इस वेरिएबल को यूज करता हूँ। देन हम इसके साथ अपेंड करेंगे एक फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन हम यूज करेंगे अपनी फाइल का नेम। ठीक है, ये क्या बन गया, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम। ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा पाथ बन गया, इमेजेस उसके अंदर फाइल का नेम, देन इमेजेस उसके अंदर फिर से फाइल का नेम। नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, हमें इस इमेज को करना होता है कन्वर्ट आरजीबी में। मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। इस वेरिएबल का नाम चेंज करके करता हूँ मैं पीडीएफ इमेज, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इमेज, एंड इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव। एंड लास्ट हमें क्या करना है, अपनी इस लिस्ट में इन इमेजेस को करना है अपेंड। के लिए मैं क्या करूँगा, इमेजेस लिस्ट डॉट अपेंड, एंड इसमें मैं पास करूँगा अपनी पीडीएफ अंडरस्कोर इमेज को। यहाँ पे टाइप होगा img आएगा, एंड ये वाली लाइन भी अभी हमें नहीं चाहिए। तो ये इमेजेस लिस्ट वेरिएबल हमने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे डिक्लेयर, एंड इनिशियलाइज करवाता हूँ ब्लैंक लिस्ट। ये वाला काम हमारा हो गया। अब हमें लास्ट लाइन में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पीडीएफ इमेज। इस पीडीएफ इमेज में हम बाकी सारी इमेजेस को करेंगे अपेंड। मैं इसको आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, हमें जो भी इश्यूज आएंगे हम आगे सॉल्व करेंगे। मैंने इसको कर दिया रन। तो अब देखते हैं हमारी इस नोट्स वाली पीडीएफ में क्या आया। ये देखो इसने क्या किया, ये पीडीएफ 4 पेजेस की बना दी। ये पीडीएफ हमारी 4 पेजेस की है, एंड लास्ट वाली इमेजेस ने सबसे ऊपर पेंट कर दी। एंड देन हम आया हमारा फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज, एंड देन आया हमारा लास्ट पेज। लास्ट वाला पेज हमारा 2 बार आ रहा है। यहाँ पे देखो लास्ट वाला पेज 2 बार क्यों आ रहा है, लास्ट वाला पेज इसलिए 2 बार आ रहा है क्योंकि पीडीएफ इमेज में वो वाला पेज हमारा ऑलरेडी सेट पड़ा हुआ है। जब ये लूप हमारी टर्मिनेट करती है, इस पीडीएफ इमेज वेरिएबल में लास्ट वाला पेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, इस लास्ट वाले पेज से बाकी सारे पेजेस को पेंट कर रहा है। तो हमें इस इशू को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे लास्ट वाला पेज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला पेज चाहिए। तो उसके लिए हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, एंड इस वेरिएबल में हम सेपरेटली अपना फर्स्ट वाला पेज डलवा देंगे। हम अपना यहाँ पे फर्स्ट वाला पेज डलवाएंगे, एंड अपने फर्स्ट पेज के आगे ये वाले सारे पेजेस को कर देंगे अपेंड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर लूप में अपना फर्स्ट पेज नहीं प्रोसेस करवाएंगे, फर्स्ट पेज को हम यहाँ पे सेपरेटली प्रोसेस करवाते हैं, एंड फर्स्ट पेज के आगे वाले सारे पेजेस अपने फॉर लूप में प्रोसेस करवाते हैं, एंड देन हम फर्स्ट पेज से बाकी सारे पेजेस को कर देते हैं अपेंड। तो ऐसा करने से हमारा ये इशू फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पेज को करना है रीड, एंड उसको करना है आरजीबी में कन्वर्ट। ठीक है, ये दोनों लाइन को करता हूँ यहाँ से मैं कॉपी, एंड यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। इस लाइन से हम करेंगे अपने फर्स्ट पेज को रीड, एंड देन उसको करेंगे आरजीबी में कन्वर्ट। यहाँ पे हमारा फाइल वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, इस फाइल वाली लिस्ट में से 0 इंडेक्स वाले पेज को हम ओपन कर लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज ओपन, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज करके करता हूँ मैं फर्स्ट, एंड इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे आरजीबी में। ये हमारा एक काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फाइल्स लिस्ट में से इसको रिमूव भी करना है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स वाला फर्स्ट पेज हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया। उसको हम अपनी फाइल्स लिस्ट में से करेंगे रिमूव। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल्स डॉट, कोई भी इंडेक्स को रिमूव करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, पॉप। पॉप क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो भी है उसको रिमूव कर देगा। ये हो गया हमारा काम। हमने अपने फर्स्ट पेज को अलग से प्रोसेस किया, एंड देन जो भी इसके आगे पेजेस होंगे उनको हमने यहाँ पे प्रोसेस किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे पीडीएफ इमेज वाला वेरिएबल यूज करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल यूज करेंगे फर्स्ट पेज के आगे हम सारे पेजेस को कर देंगे अपेंड। पहले हम इसको चला के देखते हैं हमारे पास कोई इशू तो नहीं आ रहा। ये सक्सेसफुली रन तो हो गया।
अब हम खोल के देखते हैं अपने नोट्स वाली पीडीएफ को। तो अब देखो हमारे पास इस पीडीएफ में सिर्फ 3 ही पेज हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज, ये रहा हमारा सेकंड पेज एंड ये रहा हमारा थर्ड पेज। ऐसा करने से हमने अपने पीडीएफ के इशू को फिक्स कर दिया। एक्चुअल में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऐसा ही होता है। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास इश्यूज आते हैं एंड देन हम उनको फिक्स करते हैं, एंड देन फिर हमें कोई इशू आता है एंड हम उसको फिक्स करते हैं। हमने अपने इस टास्क को कर दिया यूजिंग द फॉर लूप, लेकिन हम सेम काम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। एंड ये आपका होमवर्क है, एंड आप सेम काम व्हाइल लूप से करने की कोशिश करो। एंड इन केस आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा, उसका सोल्यूशन मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। एंड इन केस आपको कोई इशू आता है तो मैं उसका सोल्यूशन इसके फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हो। आपके लिए एक दूसरा होमवर्क भी है, आपको सेम काम पिलो के अलावा कोई दूसरी लाइब्रेरी को यूज करके करना है। हमारे पास इस चीज को करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगी। तो कोई दूसरी लाइब्रेरी ढूंढो, इसी सेम काम को कोई दूसरी लाइब्रेरी से करके उसका सोल्यूशन मेरे को कमेंट करना मत भूलना। तो ये आपका मेन होमवर्क है। आज हम करेंगे पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट, जिसमें हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटर। ये कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटर नहीं होगा, इसमें हम अपने बिल को जनरेट करेंगे एज पर स्लैब्स, जिसमें हम पहले 100 यूनिट्स के लिए बिल जनरेट करेंगे एज पर ₹5 पर यूनिट, देन हम नेक्स्ट 100 के लिए करेंगे एज पर ₹7 पर यूनिट, एंड उससे आगे वाले सारे यूनिट्स का रेट होगा ₹9 पर यूनिट। इसमें हम 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स लेंगे, कस्टमर आईडी, नेम एंड यूनिट्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सीधा इसका कोड। मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ये हमारी क्लास का नाम होगा एंड इसमें हमने डिफाइन करने हैं ये वाले 3 वेरिएबल्स, ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल्स है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर होगा सेल्फ, देन हम यूज करेंगे कस्टमर आईडी, देन हमारे पास है नेम एंड लास्ट हमारे पास है यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, इनको करते हैं वैल्यू से साइन। मैं करता हूँ सेल्फ डॉट कस्टमर आईडी, इसको साइन करता हूँ कस्टमर आईडी पैरामीटर से, देन मैं क्रिएट करता हूँ सेल्फ डॉट नेम एंड इसको साइन करता हूँ नेम से, एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ सेल्फ डॉट यूनिट्स एंड इसको साइन करता हूँ मैं यूनिट्स से। तो ये तो बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। आगे हम क्रिएट करेंगे एक मेथड जिसमें कि हम अपना बिल कैलकुलेट करेंगे, जिसका मैं नाम रखता हूँ कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, इसमें सिर्फ हम सेल्फ ही यूज करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने बिल की कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं बिल जिसकी वैल्यू है 0। हम जैसे जैसे बिल कैलकुलेट करते जाएंगे इस वेरिएबल में उस अमाउंट को ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले 100 यूनिट्स की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट यूनिट्स। अगर हमारे यूनिट्स ग्रेटर देन 100 है, सपोज करो 150 हैं, तो हम क्या करेंगे, बिल में ऐड करेंगे पहले 100 यूनिट्स की कॉस्ट, जो क्या होगी 5। पहले 100 यूनिट्स का प्राइस क्या है, ₹5 पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पर मैंने एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। इसका मीनिंग क्या है, बिल इक्वल टू बिल प्लस 5 इंटू 100, मीन्स बिल की जो भी इनिशियल वैल्यू है उसमें ये 5 इंटू 100 500 ऐड कर रहा है। एंड इसका हम बनाएंगे यहाँ पे एक एल्स केस। ये एल्स केस उस केस के लिए होगा अगर हमारे यूनिट्स 100 से कम है, सपोज करो किसी के 75 भी हैं, तो क्या करेंगे, तो फिर हम करेंगे बिल में ऐड करेंगे जितने भी यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। मैं यहाँ पे करता हूँ 5 इंटू सेल्फ डॉट यूनिट्स। अगर हमारे यूनिट्स 100 से कम है, सपोज करो 50 है, तो हमें क्या करना है, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी ये हमें कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, ये होगी कैलकुलेशन हमारे फर्स्ट 100 यूनिट्स की। अगर 100 से ज़्यादा है तो हमने क्या किया, इस बिल वेरिएबल में 500 ऐड कर दिया। एंड अगर 100 से कम है तो हमने जो भी यूनिट्स हैं, सपोज करो 50 है, 60 है, 70 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे कैलकुलेशन अपनी नेक्स्ट 100 यूनिट्स की। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ सो डैट हम अच्छे से देख पाएँ। फिर से हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ सेल्फ डॉट यूनिट्स इज ग्रेटर देन 200। अगर वो 200 से ज़्यादा है तो क्या करना है, फिर से हम इस बिल वेरिएबल में ऐड करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या हमारे नेक्स्ट यूनिट्स का रेट क्या है, ये देखो नेक्स्ट यूनिट्स का रेट है ₹7 पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, अगर यूनिट्स 200 से भी ज़्यादा है तो हमें मालूम है नेक्स्ट वाले 100 का रेट हमें कैसे कैलकुलेट करना है,
100 इंटू 7, तो मैं यहाँ पे करूँगा 7 मल्टीप्लाई बाई 100। एंड अगर हमारे यूनिट्स 200 से कम है, इन केस वो 200 से कम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर एल्स नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा एलिफ, कंडीशन लगाऊंगा। वो कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारे यूनिट्स 200 के इक्वल हैं या उससे कम है तो हमने इसमें जाना है, एंड 100 से ज़्यादा होने चाहिए तभी हमने इस एलिफ में जाना है, अदरवाइज नहीं आना। इसको पहले मैं कोड लिखता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू 200, अगर 200 के इक्वल हैं या उससे कम है, एंड सेल्फ डॉट यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स आएगा, इज ग्रेटर देन 100, अगर 100 से ज़्यादा है तो हम इस वाली एलिफ में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बिल कैलकुलेट करता हूँ, बिल इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी, हमें मल्टीप्लाई करना है 7 को किसके साथ, जितने भी हमारे टोटल यूनिट्स हैं सेल्फ डॉट यूनिट्स, उसमें से हमने माइनस करना है 100 को। ये होगी हमारी कैलकुलेशन। अभी के लिए वेट करो, हम नेक्स्ट वाली कंडीशन बाद में लगाएंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ तक हो क्या रहा है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़े से केसेस बनाता हूँ। हमारा फर्स्ट केस क्या हो सकता है, हमारे यूनिट्स हैं 50, 100 से कम, तो क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 100, वो इसमें क्या जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है, लेस देन 100। नेक्स्ट हमारे पास एल्स केस है, वो इस एल्स केस में जाएगा, अगर वो इफ में नहीं जाएगा तो एल्स में तो जाएगा ही जाएगा ना। तो वो क्या करेगा, जितने भी हमारे यूनिट्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर हमारा बिल क्या बना, 5 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, ये हमारा बिल बन जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या है, एक इफ कंडीशन। इस इफ में हमने क्या लिखा है, इफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन 200, अगर वो 200 से ज़्यादा है तो वो इस कंडीशन में जाएगा। अब हमारे केस में इस कंडीशन में नहीं जाएगा, यहाँ तक हमारा ठीक है। आगे हमारे एलिफ में क्या है, इफ यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू 200 एंड ग्रेटर देन 100, 200 से इक्वल या उससे कम हो, मीन्स अगर हमारे यूनिट समथिंग बिटवीन 100 एंड 200 है तो वो इसमें जाएगा, अदरवाइज वो इसमें नहीं जाएगा। तो इस हमारे केस में वो इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला केस हमारा हो गया ठीक से एग्जीक्यूट। अब मैं बनाता हूँ केस नंबर 2, अगर हमारे यूनिट्स है 100 से ज़्यादा मीन्स 150, तो ये कैसे चलेगा। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा क्लियर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला केस देखो, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 100, यहाँ पे हमारा यूनिट 100 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बनेगा 5 इंटू 100, आगे वो इस वाली एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें वो नहीं जाएगा क्योंकि इफ हमारी ट्रू ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास इफ क्या है, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 200, क्या हमारे यूनिट यहाँ पे ग्रेटर देन 200 हैं, नहीं है, वो इसमें भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, इफ यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 200 एंड यूनिट इज ग्रेटर देन 100, मीन्स यूनिट हमारे 100 से लेके 200 के बीच में है, तो वो इसमें जाएगा, इस केस में वो इसमें जाएगा। तो इसमें वो क्या कैलकुलेशन करेगा, वो क्या करेगा, 7 मल्टीप्लाई करेगा सेल्फ डॉट यूनिट्स, जितने भी हमारे यूनिट्स है वो क्या है 150 माइनस 100, मीन्स वो 7 को मल्टीप्लाई करेगा 50 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बिल में ऐड कर देंगे 7 इंटू 50, क्लियर है। यहाँ तक कैलकुलेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अगर 100 से कम है तो ये कैलकुलेशन ऐसे चल रही है, अगर 100 से ज़्यादा है एंड 200 से कम है तो ये कैलकुलेशन ऐसे चल रही है। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमने लिखी है ये वाली सारी कंडीशंस। इसको हम काफ़ी इजी वे से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि हर वे के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड हम अपनी अगली कंडीशन लिखते हैं। ये वाली कैलकुलेशन अभी के लिए मैं यहीं पे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमारी क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे अगर हमारे यूनिट्स ग्रेटर देन 200 है, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इफ सेल्फ डॉट यूनिट्स इज ग्रेटर देन 200, अगर 200 से भी ज़्यादा है तो हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो हम क्या करेंगे, बिल प्लस इक्वल टू, नेक्स्ट हमारा प्राइस क्या है 9 रुपीज़ पर यूनिट, तो मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ऊपर वाला लॉजिक ही लगेगा, सेल्फ डॉट यूनिट्स, जितने भी हमारे यूनिट्स है टोटल उसमें से 200 माइनस कर दो, क्योंकि 200 तक तो बिल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ही चुके हैं। अभी हमने 200 से आगे वाले यूनिट्स का कैलकुलेट करना है, वो हम इस कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी आपको टेस्ट करवाता हूँ। अगर अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड केस होगा, हमारे पास यूनिट कितने हैं 250, जो कि 200 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो
इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 100, ये वाली कंडीशन होगी ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 100, ठीक है। इधर अब यहाँ पे इस एल्स में ये नहीं जाएगा। तो आगे हमारी क्या कंडीशन है, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 200, अगर यूनिट हमारे 200 से ज़्यादा है तो हमने क्या करना है 7 इंटू 100, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 7 इंटू 100, एंड ये वाली कंडीशन क्या बोल रहा है, ये वाला एलिफ ब्लॉक क्या बोल रहा है, इफ यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 200 एंड ग्रेटर देन 100, मीन्स अगर यूनिट हमारे 100 से 200 के बीच में है तो ये इस वाले एलिफ में जाएगा, लेकिन ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, मीन्स ये इस वाले एलिफ में नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट हमारे कितने हैं 250। एंड लास्ट वाली हमारी कंडीशन क्या है, इफ ग्रेटर देन 200, अगर 200 से ज़्यादा है तो क्या करेगा 9 इंटू सेल्फ डॉट यूनिट माइनस 200। तो इसके लिए हमारी क्या कैलकुलेशन बनेगी, यहाँ पे ये ऐड कर देगा 9 मल्टीप्लाई बाई जितने भी यूनिट्स है उसमें से 200 माइनस कर दो, यहाँ पे क्या बनेगा फिर 250 माइनस 200 मीन्स 50, ठीक है। ये बन गई ठीक कैलकुलेशन। अगर हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स थे 250, तो फर्स्ट 100 की कैलकुलेशन की इसने 5 रुपीज़ के हिसाब से, नेक्स्ट 100 की इसने 7 रुपीज़ के हिसाब से, एंड रिमेनिंग वाले जितने भी है रिमेनिंग वाले 50 की इसने 9 रुपीज़ के हिसाब से। ये बन गया हमारा पूरा लॉजिक टू कैलकुलेट द बिल। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, एंड नेक्स्ट टाइम करते हैं अपने बिल को प्रिंट। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, एंड इसमें मैं टाइप करता हूँ फाइनल बिल, एंड इसमें मैं यूज़ करूँगा अपना बिल वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल, ये प्रिंट कर देगा हमारा फाइनल बिल, ठीक है। इसको हम इम्प्रूव भी करेंगे अभी, लेकिन फॉर द टाइमिंग इसको हम टेस्ट करते हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसका मैं नाम रखता हूँ रोहित 10, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल क्लास का, एंड इसमें हमें करने हैं 3 पैरामीटर्स पास। ये देखो फर्स्ट क्या है, कस्टमर आईडी, नेम एंड यूनिट्स। पहले मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर आईडी 5, नेम इसका क्या है रोहित, ROHIT आएगा यहाँ पे, एंड यूनिट्स में यहाँ पे पास करता हूँ पहले 50 करता हूँ, सिर्फ 50। एंड इस सब्जेक्ट की हेल्प से मैं करता हूँ कॉल अपने मेथड को जिसका नाम है कैलकुलेट बिल, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं पहले रन करके। इसको मैंने किया रन, तो देखो हमारे पास बिल कितना बना 250, क्योंकि हमारे यूनिट्स कितने थे 50 इंटू 5 क्या बना 250। अगर हमारे यूनिट्स 100 से ज़्यादा हैं तो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 150 यूनिट्स, फिर से मैं करता हूँ इसको रन, तो देखो हमारा बिल क्या बना 850। 850 कैसे बना, इसके लिए यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट 100 यूनिट्स का क्या बनेगा 5 इंटू 100 क्या बना 500, एंड नेक्स्ट वाले 50 का क्या बनेगा 50 इंटू 7 350, 350 प्लस हमें करना है 500 क्या बना 850, तो हमें आउटपुट में क्या आया 850। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 250, यूनिट्स को चेंज करके मैं करता हूँ 250 एंड इसको करता हूँ रन, तो टेस्ट करते हैं। देखो हमारे पास बिल कितना आया 1650। इसको भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं टेस्ट। पहले 100 यूनिट्स का बिल कितना बनेगा 500, एंड नेक्स्ट वाले 100 का कितना बनेगा 7 इंटू 100 700, ये कितना बना 1200। अब हमारे पास कितने यूनिट्स बचे 50। नेक्स्ट वाले 50 का कैसे कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 9 से, तो हमारे पास कितना है 450 में हमने ऐड करना है 1200 को, तो हमारा बना 1650। तो हमारे कोड ने भी क्या आउटपुट दिया 1650, मीन्स ये बिल की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक से कर रहा है। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं जो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उसके एज केसेस टेस्ट करें। एज केसेस कैसे, जैसे कि इन केस 100 यूनिट्स हैं तो क्या होता है 100 यूनिट्स के केस में एग्जैक्टली बिल 500 आना चाहिए, तो हमारा कोड क्या रिटर्न कर रहा है 500। अगर यहाँ पे 200 है, 200 एज केस है क्योंकि 200 के बाद हमारा प्राइस चेंज हो जाएगा, तो हम 200 को भी टेस्ट करते हैं। 200 के केस में हमारा बिल 1200 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है 1200। ठीक है, ये होगी हमारी टेस्टिंग बिल जनरेटर की। हमने एग्जैक्टली ठीक से बिल जनरेट कर लिया, लेकिन अभी हमने बिल को प्रिंट नहीं किया, हम सिर्फ फाइनल बिल ही प्रिंट कर रहे हैं। हम स्लैब वाइज बिल नहीं प्रिंट कर रहे हैं, हम स्लैब वाइज भी बिल को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को करना पड़ेगा चेंज। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को चेंज नहीं करूँगा, मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस फंक्शन को ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए। मैं क्रिएट करता हूँ एक नया फंक्शन, इसको मैंने कर दिया कॉपी, जिसका मैं नाम चेंज करके करता हूँ यहाँ पे प्रिंट बिल। ठीक है, इसमें हम अपने स्लैब वाइज बिल को प्रिंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपनी वेलकम स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, ये मैं करता हूँ वेलकम मैसेज टाइप।
पहले हमने प्रिंट करना है फर्स्ट 100 यूनिट्स का बिल। अगर हम प्रिंट वाला मेथड अलग से बनाएंगे एंड कैलकुलेशन वाला मेथड अलग से बनाएंगे तो हमें डबल काम करना पड़ेगा। डबल काम कैसे? प्रिंट वाले मेथड में भी हमें ये वाली कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी फिर से, क्योंकि हमने स्लैब वाइज बिल को प्रिंट करना है एंड प्रिंट करने के लिए हमें कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो उससे बेटर है हम इसको प्रिंट इसी में ही कर देंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट एंड इसमें मैं टाइप करता हूँ फर्स्ट 100 यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट 100 यूनिट्स का क्या बिल बनेगा, जो भी इस बिल वेरिएबल में है वो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ये हमारे फर्स्ट 100 यूनिट्स का बिल है। और एल्स केस में भी हमें यही यूज़ करना है, जो भी इस बिल वेरिएबल में है वो हमारा फर्स्ट 100 यूनिट्स का बिल बन गया। अभी हमने प्रिंट करना है नेक्स्ट 100 यूनिट्स का। तो यहाँ पे फिर से मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ एंड टाइप करता हूँ नेक्स्ट 100 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट 100 यूनिट्स का बिल क्या बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ बिल अंडरस्कोर टेम्प। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं करूँगा ये वाली कैलकुलेशन कॉपी, डेट इज इट। अगर मैं ये वाला वेरिएबल नहीं लूँगा तो हमें ये वाला काम 2 बार करना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने लिया बिल टेम्प। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी उसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। मीन्स हमारा सेम ही काम हो रहा है लेकिन हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया बिल टेम्प। तो उसी बिल टेम्प को मैं यहाँ पे भी करता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये बन गई हमारी नेक्स्ट 100 यूनिट्स। तो सेम ही चीज़ को मैं एलिफ में भी करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे भी हमने प्रिंट करना है बिल को एंड यहाँ पे भी मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा बिल टेम्प, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो क्या होगी, जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट एंड बिल टेम्प वेरिएबल को करता हूँ मैं बिल के आगे यूज़। ठीक है, लास्ट हमने प्रिंट करना है ग्रेटर देन 200 का बिल। तो उसके लिए मैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ पे मैसेज टाइप करता हूँ नेक्स्ट 200 प्लस यूनिट्स। 200 से जितने भी ज़्यादा यूनिट्स हैं उसका क्या कैलकुलेशन होगी, बिल टेम्प वेरिएबल को यहाँ पे करता हूँ कॉपी एंड उसको मैं असाइन करता हूँ इस कैलकुलेशन से। ये होगी हमारी बिल टेम्प की वैल्यू एंड बिल टेम्प को करता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। ये प्रिंट कर देगा हमारे फाइनल बिल को स्लैब वाइज। एंड लास्ट में हमने प्रिंट किया है फाइनल बिल। इसको भी मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई करता हूँ सो डैट ये देखने में भी थोड़ा सा एक्चुअल बिल जैसा ही लगे। तो यहाँ पे मैं ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़े से स्टार ऐड करता हूँ। इसको मैं करता हूँ नीचे भी पेस्ट, डेट इज इट। मैं क्या करूँगा, अपने मेथड की कॉल में यहाँ पे कैलकुलेट बिल वाले मेथड को रिमूव नहीं करूँगा। मैं रोहित 10 को यूज़ करके एक नया मेथड कॉल कर दूंगा प्रिंट अंडरस्कोर बिल। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा कॉल। एक्चुअल में देखो यहाँ पे प्रिंट बिल हमारा येलो हो नहीं रहा, मीन्स हमसे कुछ गलती हुई है ऊपर, क्योंकि ये प्रिंट बिल मेथड को उठा नहीं रहा। तो ऊपर देखते हैं क्या चक्कर क्या है। ये रहा हमारा कैलकुलेट बिल मेथड एंड ये रहा प्रिंट बिल। यहाँ पे है इशू हमारी इंडेंटेशन का, इसको मैं करता हूँ इंडेंट। अब देखते हैं नीचे देखो प्रिंट बिल भी हमारा येलो हो गया। ये एक बेनिफिट है विजुअल स्टूडियो में कलर्स का। कलर से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा कोड ठीक है या नहीं है। अब हम इसको करते हैं रन, तो देखते हैं हमारा बिल कैसे प्रिंट होके आता है। तो देखो पहले हमारा फाइनल बिल क्या बना था 1200, तो इसने उसके आगे हमारे बिल को कर दिया प्रिंट वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फर्स्ट 100 यूनिट्स का 500, नेक्स्ट 100 यूनिट्स का 700 एंड फाइनल बिल बना 1200। तो अभी यहाँ पे मैं इसके यूनिट्स को करता हूँ थोड़ा सा चेंज, इसको मैं करता हूँ 250 एंड इसको करता हूँ फिर से रन। तो देखो अब इसने कैसे बिल को प्रिंट किया। फर्स्ट 100 यूनिट्स का 500, नेक्स्ट 700 एंड नेक्स्ट 200 प्लस का क्या बना 450। तो फाइनल बिल हमारे पास क्या बना 1650। यहाँ पे फाइनल आएगा, ये टाइप हुआ है FINAL, इसको चेंज कर लेना। ऊपर वाले मेथड में भी फाइनल में टाइप हुआ है, यहाँ पे आएगा फाइनल FINAL। ठीक है, दोनों में टाइपो फिक्स कर लेना। तो देखो अब हमारा बिल कैलकुलेट भी हो पा रहा है एंड ठीक से प्रिंट भी हो रहा है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने अपने बिल को जनरेट किया इन द स्लैब्स। इस बिल जनरेटर को बनाने के लिए हम अपना लॉजिक किसी दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इफ एल्स लिखा, फिर देन इफ एलिफ लिखा। आप इस लॉजिक को दूसरे वे से भी लिख सकते हो। अब ये आपका होमवर्क है कि आप इस सेम लॉजिक को किसी दूसरे वे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और देखो कि इससे क्या बेनिफिट है और जो आपने इंप्लीमेंट किया उससे हमारे पास क्या बेनिफिट है। ठीक है, एंड दूसरा आपका होमवर्क क्या है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हम 2 बार लिख रहे हैं, इफ में भी एल्स में भी, यहाँ पे भी इफ में भी एलिफ में भी, आपने इसको एक ही बार लिखना है कॉमन स्पेस पे। मीन्स हमने यहाँ से इसको करना है रिमूव एंड इसको एक ही बार लिखना है यहाँ पे। ये वाले एल्स से भी हो जाएगा ये रिमूव।
इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज आपको देखना है, ठीक है। तो ये चेंज आपने करना है, इसको कॉमन स्पेस पे लिखना है, मीन्स इसको हमने 2 बार नहीं लिखना, इसको हमने एक ही बार लिखना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे आउटपुट में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या आएगा, अगर सपोज करो यहाँ पे देखो मैंने यूनिट्स एंटर किए 50 एंड इसको किया मैंने रन, तो इसने हमें क्या प्रिंट किया, फर्स्ट 100 यूनिट्स 250। अगर आप वो वाला चेंज करोगे तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड होगी, नीचे ये लाइन ऐड कर देगा, नेक्स्ट 100 यूनिट्स उसकी क्या वैल्यू होगी यहाँ पे 0। देन एक और लाइन ऐड हो जाएगी नेक्स्ट 200 प्लस यूनिट्स की एंड उसकी क्या वैल्यू होगी 0। ऐसे करके ये तीनों लाइंस को ऐड करेगा हर कंडीशन में एंड आगे उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। आप एक बार इसको करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं होता आप मेरे को फिर कमेंट में बताओ, मैं आपको उसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हो गया फिर भी आप करके मेरे को उसका कोड कमेंट में बताओ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम करेंगे पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मिनी प्रोजेक्ट 2, जिसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने शॉपिंग कार्ट को। इस कार्ट में हम आइटम्स को ऐड कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे एंड उनकी क्वांटिटी भी चेंज कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ हम इंप्लीमेंट करेंगे एक मैजिक मेथड जो प्रिंट करेगा कार्ट की लेंथ को। एंड उसके साथ में आपको एक स्पेशल मैजिक मेथड के बारे में भी बताऊंगा, जिसको यूज करके हम कार्ट की सारी आइटम्स को प्रिंट करेंगे विदाउट कॉलिंग एनी मेथड। उसके लिए हमें किसी मेथड को कॉल नहीं करना पड़ेगा, इसको मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कोड। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक क्लास जिसका मैं नाम रखता हूँ कार्ट। तो उसमें एज यूजुअल सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपना कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर सबसे पहला पैरामीटर होगा सेल्फ। एंड इसमें हम क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे कार्ट की आइटम्स को। ये आइटम्स हमारे पास एक डिक्शनरी होगी जिसमें हम आइटम्स को की वैल्यू पेयर की फॉर्म में सेव करेंगे। की हमारे पास आइटम का नेम होगा एंड वैल्यू उसकी क्वांटिटी होगी। आगे हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं टू ऐड आइटम, जिसका पहला पैरामीटर होगा सेल्फ एंड दूसरा पैरामीटर क्या होगा, सबसे पहले हम आइटम का नेम रिसीव करेंगे एंड देन हम रिसीव करेंगे उसकी क्वांटिटी। तो इस मेथड के अंदर हम अपनी डिक्शनरी में इस आइटम को एंड उसकी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसमें पास करूंगा आइटम एंड इक्वल टू को यूज करके उसको मैं साइन करूंगा उसकी क्वांटिटी। ये बन गया हमारे पास ऐड मेथड। आगे हम क्रिएट करेंगे एक नया मेथड जिसमें हम आइटम्स को रिमूव करेंगे। तो उसका मैं नाम रखता हूँ रिमूव आइटम्स एंड इसमें हमारे पास एक पैरामीटर सेल्फ जो कि होगा ही एंड दूसरा पैरामीटर सिर्फ आइटम होगा, क्योंकि आइटम हमारे पास यहाँ पे की है एंड हम अपनी कार्ट से आइटम को यूजिंग द की रिमूव कर देंगे, जिसके लिए मैं यूज करूंगा सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट पॉप मेथड। पॉप मेथड की हेल्प से हम आइटम को डिक्शनरी से रिमूव कर देंगे एंड उसकी की पास करेंगे यहाँ पे आइटम। तो ये बन गया सिंपल हमारे पास रिमूव मेथड। अब हमारे पास नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हमने आइटम की क्वांटिटी को चेंज करना है। उसके लिए मैं क्रिएट करता हूँ एक मेथड जिसका मैं नाम रखता हूँ चेंज क्वांटिटी एंड इसमें मैं पास करता हूँ पहला पैरामीटर सेल्फ एंड दूसरा पैरामीटर हमारे पास होगा आइटम एंड तीसरा पैरामीटर होगा क्वांटिटी, जिसमें हम पास करेंगे हमने कितनी आइटम्स ऐड करनी है या रिमूव करनी है। तो क्वांटिटी को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यूज करूंगा सेल्फ डॉट आइटम्स एंड उस आइटम्स में से मैं अपनी आइटम की क्वांटिटी को करूंगा फैच। पहले ये होगी उसकी क्वांटिटी, इसको मैं साइन करूंगा, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है उसमें नई क्वांटिटी ऐड कर दो। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ क्वांटिटी। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो हम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी को डिक्रीज भी करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ये सेम ही मेथड काम करेगा। वो कैसे करेगा वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं अपनी कार्ड की नंबर ऑफ आइटम्स को, जिसके लिए मैं यूज करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेशल डंडर मेथड लेंथ को एंड एज यूजुअल इसमें सेल्फ ही यूज करेंगे। इस मेथड में सीधा मैं यूज करूंगा रिटर्न स्टेटमेंट को एंड रिटर्न करूंगा लेंथ। लेंथ किसकी लेंथ रिटर्न करनी है, हमें सेल्फ डॉट आइटम्स की। जितनी भी हमारे कार्ड में आइटम्स है ये उसकी लेंथ को रिटर्न कर देगा। अब मैं इंप्लीमेंट करूंगा एक स्पेशल मेथड जो कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था, जिसमें हम कार्ड की नंबर ऑफ आइटम्स को प्रिंट करेंगे विदाउट कॉलिंग एनी मेथड। वो मेथड क्या है, वो एक स्पेशल मैजिक मेथड ही है जिसका नाम है str। पहले मैं इसका कोड लिखता हूं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा ये मेथड चलता कैसे है। तो ये मेथड एक्चुअल में है क्या, ये मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसके लिए मैं स्ट्रिंग डिफाइन करता हूं str
एंड इसको इनिशिएट करता हूं पहले अपने इनिशियल स्ट्रिंग से, जिसमें हम डिस्प्ले कर देंगे कार्ड कंटेन्स कि हमारी कार्ड में कौन कौन सी आइटम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप को यूज करके अपनी कार्ड की आइटम्स को आइटरेट करेंगे एंड इस स्ट्रिंग में आइटम्स को ऐड करते जाएंगे, जिसके लिए मैं यूज करता हूं फॉर लूप और आइटम्स इन। यहाँ पे मैं आइटम्स नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ आइटम इन, क्योंकि आइटम्स हमारी डिक्शनरी का नाम है। तो आगे मैं यूज करता हूँ सेल्फ डॉट आइटम्स। तो इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, अपने इस स्ट्रिंग में ऐड करेंगे आइटम्स को वन बाय वन। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड आगे मैं एक एफ स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। इस एफ स्ट्रिंग में सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ अपनी आइटम को, जो कि हमारी आइटम वेरिएबल में है। एंड देन यूज करता हूँ इक्वल टू, एंड फिर से यूज करता हूँ करली ब्रैकेट, एंड जिसमें मैं प्रिंट करता हूँ उसकी क्वांटिटी को, जिसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा सेल्फ डॉट आइटम्स का अपनी डिक्शनरी को। एंड इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पास करूंगा आइटम को। ठीक है, ये देखो ये क्या स्ट्रिंग बना, आइटम इक्वल टू सेल्फ डॉट आइटम्स, उसकी ब्रैकेट में है आइटम, मीन्स ये प्रिंट करेगा आइटम इक्वल टू उसकी क्वांटिटी। इसको हम बाद में ब्यूटीफाई भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इसको हम पहले टेस्ट करते हैं। तो लास्ट में मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को करूंगा रिटर्न। मैं करता हूं रिटर्न str। तो ये बन गई हमारी क्लास, जो कि कार्ट्स में आइटम को ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, उनकी क्वांटिटी को चेंज कर सकती है। हम उसकी लेंथ को प्रिंट करेंगे एंड उसकी सारी आइटम्स को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे एक टाइपो है, यहाँ पे एक अंडरस्कोर और ऐड होगा, इसको ध्यान में रखना। आगे हम क्रिएट करते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट। हम क्रिएट करते हैं कस्टमर वन की कार्ड को, जिसके लिए मैं नेम यूज करूंगा कस्टमर वन, एंड उसको इनिशियलाइज कराऊंगा कार्ड से। सबसे पहले हम ऐड को टेस्ट करते हैं। ऐड को टेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कस्टमर वन डॉट ऐड आइटम, एंड इसमें सबसे पहले हमें पास करनी है आइटम। जैसे कि यहाँ पे मैं पास करता हूँ टीवी, देन हमने पास करनी है उसकी क्वांटिटी। मैं यहाँ पे क्वांटिटी उसकी पास करता हूँ 2। ठीक है, हम साइड बाय साइड इसको टेस्ट करते जाएंगे। अभी के लिए टेस्ट करने के लिए मैं कॉमन अप्रोच यूज करता हूँ, जिसमें मैं यूज करता हूँ कस्टमर वन डॉट आइटम्स। हम डिक्शनरी में जितनी भी आइटम्स है इसको प्रिंट करते हैं। तो पहले हम करते हैं इसको रन। तो देखो इसने हमारी डिक्शनरी में आइटम को ऐड कर दिया, जो क्या है टीवी, एंड उसकी क्वांटिटी है 2। अब हम क्या करते हैं, एक और आइटम ऐड करते हैं। मैं इसी स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी, एंड आइटम को चेंज करके करता हूँ लैपटॉप, एंड उसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं 3। फिर से इसको करता हूँ रन। तो देखो अब हमारी डिक्शनरी में 2 आइटम्स हैं, टीवी एंड लैपटॉप। ये हमने टेस्ट कर ली ऐड की फंक्शनैलिटी। अब हम टेस्ट करते हैं रिमूव की फंक्शनैलिटी, जिसके लिए हमारे पास मेथड है रिमूव आइटम। मैं इसको करूंगा कॉल, एंड इसमें हमें पास क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ अपनी आइटम का नेम पास करना है। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ टीवी, एंड इसको करता हूँ रन। तो देखो हमारी आइटम अब रिमूव हो जानी चाहिए। अब हमारी डिक्शनरी में देखो सिर्फ लैपटॉप ही बचा है, टीवी रिमूव हो गया। मीन्स हमारी ऐड की फंक्शनैलिटी भी ठीक से चल रही है एंड रिमूव की भी चल रही है। रिमूव वाली को मैं करता हूँ कमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम करते हैं चेंज क्वांटिटी वाली फंक्शनैलिटी को टेस्ट। यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहला अपनी आइटम का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ टीवी, एंड जितनी भी आइटम्स हमने यहाँ पे ऐड करनी है या रिमूव करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे टीवी की क्वांटिटी में 2 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा 2। सबसे पहले हम ऐड करके टेस्ट करके देखते हैं, बाद में हम इसको रिमूव करेंगे। अब देखो मैंने इसको रन किया तो हमारे पास टीवी में कितनी क्वांटिटी होगी, 4, 2 ऐड हो गए। अब हम रिमूव करके टेस्ट करके देखते हैं। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली नेगेटिव नंबर पास करूंगा। जैसे कि हमें क्वांटिटी में से एक टीवी को माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं पास करूंगा -1। जब हम इस मेथड को क्रिएट कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि यही मेथड आइटम को रिमूव भी करेगा। वो रिमूव ऐसे करेगा, जब यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो ये अपने आप ही उसको माइनस कर देगा। अगर यहाँ पे क्वांटिटी हमारी पास होगी -3, तो ये एग्जिस्टिंग क्वांटिटी से 3 को माइनस ही करेगा। ये एक नॉर्मल मैथ है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको मैं अनडू करता हूँ, एंड इसको मैं करता हूँ रन, एंड देखते हैं हमारी क्वांटिटी में से आइटम रिमूव हो रही है या नहीं हो रही। देखो अभी हमारी क्वांटिटी में टीवी कितना है, 1, एक्चुअल में कितने थे, 2। ठीक है, हम यहाँ पे सेम मेथड को यूज करके क्वांटिटी में आइटम को ऐड भी कर पा रहे हैं एंड उसको सब्ट्रैक्ट भी कर पा रहे हैं। सो आगे हम टेस्ट करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज जो कि हमने स्पेशल इंप्लीमेंट करी। उसके लिए मैं इन दोनों को करता हूँ कमेंट। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं इस लेंथ को, क्या ये लेंथ को प्रिंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो मैं उसके लिए यूज करूंगा प्रिंट
देन मैं कॉल करूंगा लेन फंक्शन जो कि हम नॉर्मली करते हैं, एंड उसमें मैं पास करूंगा अपना कस्टमर 1 ऑब्जेक्ट। इसको मैं अगर करता हूँ रन, तो देखो इसने हमारे पास लेंथ प्रिंट कर दी 2, क्योंकि हमारी कार्ट में अभी तक 2 ही आइटम्स हैं। तो लास्ट में हम टेस्ट करते हैं इस str मेथड को। इस str को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूंगा, एंड इसमें मैं सिंपली पास करूंगा अपना ऑब्जेक्ट दैट इज इट। अभी देखना हमारे पास आउटपुट क्या आता है। देखो इसने कार्ड की आइटम्स को प्रिंट कर दिया, कार्ड कंटेन्स टीवी 2 एंड लैपटॉप 3। इसको ब्यूटीफाई करते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। अगर तो ये वाला मेथड हमारे पास इंप्लीमेंटेड है एंड हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, तो जो भी हम इसमें टेक्स्ट को रिटर्न करेंगे ये उसको प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने str वाला मैजिक मेथड इंप्लीमेंट कर रखा है, मैजिक मेथड एंड रेंडर मेथड सेम चीज होती है। एंड जब मैं इस कस्टमर 1 ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये वाला स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा एंड अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ, तो देखो ये उस वाले स्ट्रिंग को नहीं प्रिंट कर रहा, ये सिंपली हमें रिटर्न कर रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है कार्ड क्लास का। ठीक है, अगर जनरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो ये प्रिंट करेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर उस क्लास से हम ये str मेथड को इंप्लीमेंट कर दें, तो इस str मेथड में जो भी हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे ये उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ऐड करता हूँ \n, सो डैट हमारी हर आइटम एक न्यू लाइन में आएगी। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक \t, सो डैट हमारी आइटम्स अलाइन हो जाएगी, एक टैब ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे लैपटॉप के L को मैं करता हूँ कैपिटल एंड इसको करता हूँ रन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कार्ड कंटेन्स टीवी 2 एंड लैपटॉप 3। ठीक है, ये यहाँ पे लेंथ है जो कि हमने पहले प्रिंट कर रखी है। इसको भी मैं करता हूँ कमेंट अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है, एंड इसको करता हूँ मैं रन फिर से। तो देखो हमारे पास फाइनल आउटपुट आई कार्ड कंटेन्स टीवी 2 एंड लैपटॉप 3। सो विदाउट कॉलिंग एनी मेथड, हमने कोई मेथड नहीं कॉल किया अपने आप से, हमने सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा। ऐसा करके हम अपने ऑब्जेक्ट में जो भी बाय डिफॉल्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग द मैजिक str मेथड। सो जाने से पहले आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने एक नया पैरामीटर ऐड करना है प्राइस, एंड लास्ट में आउटपुट में अपने प्रिंट करना है प्राइस को एंड टोटल को। ठीक है, आपके नए कोड के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, टीवी, देन उसकी क्वांटिटी एंड उसका प्राइस, एंड नीचे सारा उसका टोटल होके आ जाए। ऐसा काम हमने अपने इस कोर्स में काफ़ी बार किया हुआ है। सो मैं होप करता हूँ आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आप कर पाते हो तो इसका कोड मेरे को कमेंट करना मत भूलना, एंड अगर आप नहीं भी कर पाते, कोई इशू आता है, फिर भी मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे इस कंटेंट फोल्डर के सारी फाइल्स को मैनेज करेगी मींस जैसे कि इस कंटेंट फोल्डर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हैं। यहाँ पे png फाइल्स है, जितनी भी png फाइल्स हैं इनको ये एक इमेजेस वाले फोल्डर में डाल देगी। देन हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेल फाइल्स हैं, एंड यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड फाइल्स भी होगी, वो ये रही। वो इन सारी फाइल्स को एक डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में डाल देगा। देन हम म्यूजिक फाइल्स को भी, जैसे MP3 फाइल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देन वीडियोस को वो अलग से एक वीडियोस वाले फोल्डर में डाल देगा। ऐसे करके हम इस फोल्डर के सारे कंटेंट को मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट। मैं आपको इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो अभी तो हमारे पास सिर्फ 16 फाइल्स है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फोल्डर में 100 फाइल्स हैं या 500 फाइल्स हैं। तो ये स्क्रिप्ट बहुत ही यूजफुल होने वाली है कि इतनी सारी फाइल्स को एक ही बार में अपने फोल्डर्स में डाल देगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना कोड। मैं मूव करता हूँ VS कोड में, एंड यहाँ पे मैंने कंटेंट वाला फोल्डर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ पाइथन की स्क्रिप्ट जिसका मैं नाम देता हूँ manage.py। इसमें हम लिखेंगे अपना पाइथन का कोड। मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर को करता हूँ बंद, एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे OS मॉड्यूल को, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ इंपोर्ट OS। एंड ऐसे ही हम इंपोर्ट करेंगे SHUtil मॉड्यूल को। आगे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ मैनेज फोल्डर। ठीक है, ये फंक्शन फोल्डर को अपने आप मैनेज करेगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोल्डर का पाथ सेंड करेंगे। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ फोल्डर। ठीक है, इसको मैं नाम फोल्डर ही देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। आगे मैं क्या करूँगा, एक क्रिएट करूँगा डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, अपनी फाइल टाइप्स को रखेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फाइल टाइप्स इक्वल टू, एंड आगे पहले मैं दूंगा फोल्डर का नेम, जिस फोल्डर में हमने उस फाइल टाइप का डाटा डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ इमेजेस,
ये हमारी डिक्शनरी की बन की। एंड देन हम स्पेसिफाई करेंगे उसकी वैल्यू, जिसके लिए मैं क्रिएट करूंगा एक लिस्ट। एंड लिस्ट में मैं यूज करूंगा फाइल की एक्सटेंशन, कि कौन कौन सी एक्सटेंशन की फाइल हमने इस वाले फोल्डर में डालनी है। जैसे इमेजेस वाले फोल्डर में हम डालेंगे जेपीजी फाइल्स, एंड साथ में मैं यूज करता हूं यहाँ पे .png फाइल्स। ठीक है, आप और भी फाइल टाइप्स ऐड कर सकते हो, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं यही यूज करूंगा। मैं ऐसे करता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ .gif फाइल्स। ठीक है, हमारे 3 फाइल टाइप्स हो गए। एंड फॉर द कंसिस्टेंसी पर्पस मैं क्या करता हूँ, ये डबल कोड को भी रिमूव करके सिंगल कोड करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये हमारा इनकंसिस्टेंट सा हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी इमेजेस की एक्सटेंशंस। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में मैं कौन कौन सी फाइल टाइप रखूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस मैं 2-3 ही यूज करूंगा। मैं यूज करता हूँ .pdf, जितनी भी हमारी pdf फाइल्स है। देन यूज करता हूँ मैं .docs, docx, जितने भी हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सेल फाइल्स, जिसके लिए हमारी एक्सटेंशन होती है .xlsx। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का कंटेंट। आगे मैं स्पेसिफाई करता हूँ म्यूजिक वाला फोल्डर। इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही फाइल टाइप देता हूँ, जो कि मैं देता हूँ .mp3, क्योंकि हमारे कंटेंट फोल्डर में एक mp3 फाइल भी थी। देन मैं क्रिएट करता हूँ एक वीडियोस वाला फोल्डर। ऐसे आप जितने मर्जी फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो अपनी एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने टाइप्स की भी आपके पास एक्सटेंशन है आप उसके अकॉर्डिंग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें मैं फाइल टाइप रखता हूँ .mp4। ठीक है, वीडियो वाले फोल्डर में हम .mp4 फाइल्स को रखेंगे। तो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक जिप फाइल भी थी, उसके लिए मैं क्रिएट करता हूँ आर्काइव्स वाला फोल्डर। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमारे पास एक जिप फाइल थी, रेड प्रोफेशनल बिजनेस प्रमोशन। इस फाइल के लिए मैं क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर, जिसका मैं नाम रखता हूँ जिप फाइल्स ही रख देता हूँ, जिप फाइल्स। ठीक है, जिप फाइल्स वाले फोल्डर में हम क्या करेंगे, अपनी जिप फाइल को मूव करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ .zip। ठीक है, ये बन गई हमारी डिक्शनरी, जिसमें हमने 5 फोल्डर क्रिएट किए एंड आगे रही उनकी सारी फाइल टाइप्स। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे अपना मेन फंक्शन का कोड लिखना। पहले हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में जो भी फोल्डर हमारे इस फंक्शन में पास किया जाएगा उसमें जो भी फाइल्स है उनका पाथ क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा फॉर फाइल नेम इन os.list_dir। ठीक है, एंड आगे मैं यूज करूंगा फोल्डर का नेम। ये क्या करेगा, इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है उनको लूप करेगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका क्रिएट करना है एक फाइल पाथ। अकेली अकेली फाइल का हमें पाथ मालूम होना चाहिए विद द फाइल नेम, जिसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा फाइल पाथ, एंड उसको मैं ज्वाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ os.path.join। इसको मैं यूज करके अपने फोल्डर के पाथ को, जो भी पाथ हमें पास किया जा रहा है उसको मैं ज्वाइन करूंगा फाइल नेम से। ये बन गया हमारा फाइल का पाथ। पहले मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले इसको करता हूँ प्रिंट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ फाइल पाथ, एंड इसको मैं करता हूँ रन। इसने मैं कुछ भी रिटर्न नहीं किया क्योंकि मेरी गलती है, मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसकी कॉल। हम कॉल करते हैं मैनेज फोल्डर वाले फंक्शन को, एंड यहाँ पे पास करते हैं अपने फोल्डर का पाथ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ ही कॉपी करता हूँ। यहाँ से इस पाथ को करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंड सिंगल बैकस्लैश को करता हूँ डबल। इनको मैं करता हूँ डबल, एंड अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। तो देखो, इसने सारे पाथ विद द फाइल नेम हमारे क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये प्रिंट को करता हूँ मैं रिमूव। हम चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास पाथ है वो एक्चुअल में कोई फाइल है या डायरेक्टरी है। अगर वो कोई फाइल है तभी हमने उसको मूव करना है, अगर वो कोई फोल्डर है तो नहीं हमने उसको मूव करना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ os.path.isFile। ये वाले फंक्शन आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस मैंने नोट्स में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, एंड अगर कोई नहीं किए वो आप गूगल भी कर सकते, जैसे कि os.path.join। ये वाला मेथड मैंने अपने नोट्स में नहीं कवर किया, तो ये आप गूगल में देख सकते हो इसकी डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल में ये ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, इस फोल्डर को इस फाइल नेम के साथ ज्वाइन कर देगा। बहुत सिंपल सा ही काम है, हमें नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा। तो यहाँ पे इस फाइल में हम पास करेंगे अपना फाइल का पाथ, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा,
ये जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की है, इसकी सारी आइटम्स को आइटरेट करना पड़ेगा, सारी की वैल्यू पेयर्स को। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फाइल नेम एंड आगे यूज़ करता हूँ डैश कोमा डैश। ये मैं बाद में लिखूँगा क्या है। हमने डिक्शनरी को लूप करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फाइल टाइप्स डॉट आइटम्स। फाइल टाइप्स हमारी क्या है, डिक्शनरी है, एंड डॉट आइटम्स हमें क्या रिटर्न करेगा, इसकी की एंड इसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टुपल। इसकी की क्या होगी, इसका फोल्डर का नेम, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फोल्डर, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी एक्सटेंशंस, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंशंस। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, इस वाले सारे पाथ्स को लूप करेगी। नेक्स्ट हम एक्चुअल में करने क्या जा रहे हैं, हम अकेली फाइल को इन एक्सटेंशंस के साथ फॉर लूप में कंपेयर करेंगे एंड जिससे वो मैच करेगी हम अपनी फाइल को उस वाले फोल्डर में मूव कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, इफ फाइल नेम। फाइल नेम का अगर हमारा एंड फाइल नेम की अगर हमारी एक्सटेंशन मैच करती है इस वाली एक्सटेंशन से, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन से, तो हम फाइल को मूव कर देंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फाइल नेम डॉट एंड्स विथ, फाइल नेम डॉट एंड्स विथ, एंड आगे मैं पास करूँगा इसको एक्सटेंशंस। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक्सटेंशंस। अगर हमारी फाइल नेम इस एक्सटेंशन से मैच करती है तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर का पाथ बनाएंगे। जैसे फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, लेकिन हमें पूरा पाथ चाहिए कि ये वाला इमेजेस फोल्डर किस फोल्डर में लाई करता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक फोल्डर पाथ, जिसके लिए मैं सेम मेथड यूज करूँगा os.path.join। इसमें मैं क्या पास करूँगा, दो चीज़ें। सबसे पहला जो भी फोल्डर का नाम हमारा यहाँ से आ रहा है ये वाला नेम, एंड देन हमें ये वाला नेम यूज़ करना है। अब ये वाला फॉर लूप वाला नेम एंड हमारा फोल्डर का नाम जो हमें एज आर्गूमेंट आ रहा है, ये दोनों सेम हो गए। एंड इसको मैं करता हूँ चेंज सो डैट कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको मैं चेंज करके करता हूँ डायरेक्टरी। ठीक है, जो भी फोल्डर में पास किया जा रहा है इस फोल्डर को हम इस डायरेक्टरी नेम से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास पाथ क्या बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखो डी, देन हमारे पास जो भी फोल्डर है, देन जो भी कंटेंट वाला फोल्डर है, एंड देन आगे उसका डायरेक्टरी नेम। इससे हमारे पास पाथ क्या बन जाएगा, पहले मैं आपको इसको प्रिंट ही करके दिखाता हूँ कि हमारे पास पाथ बन क्या रहा है, फिर ही हम आगे मूव करेंगे। तो फोल्डर पाथ को करता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट एंड इसको करता हूँ रन। यहाँ पे आया हमारे पास एरर, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशंस में एंड्स विद फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी str और ए टुपल और ए स्ट्रिंग नॉट ए लिस्ट। ठीक है, इसका आर्गुमेंट हमारे पास टुपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, पर लिस्ट नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको टाइपकास्ट करता हूँ टुपल में। ठीक है, अब ये बन गया हमारा टुपल। अब मैं करता हूँ इसको रन, तो देखो इसने सारे फोल्डर के पाथ क्रिएट कर दिए, वीडियोस वाला, डॉक्यूमेंट्स वाला, जिप वाला, देन फिर म्यूजिक वाला। फाइल नेम के अकॉर्डिंग इसने सारे पाथ्स क्रिएट कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर है। हमने यहाँ पर मेनली दो ही काम किए हैं, एक सबसे पहले फाइल का पाथ बनाया है जिससे हमने फाइल नेम को फोल्डर से ज्वाइन किया है, देन हमने दूसरा एक फोल्डर का पाथ बनाया है। ये फोल्डर का पाथ कौन सा है, ये वाले हमारे फोल्डर्स जो हमने क्रिएट करने हैं उनका पाथ, इन फोल्डर्स में हमने इस फाइल को मूव करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये फोल्डर एग्जिस्ट तो नहीं करता। उसके लिए मैं यूज करूंगा इफ नॉट os.path.exist। अगर ये पाथ हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा पाथ है, ये फोल्डर वाला पाथ, अगर ये पाथ हमारा एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इस पाथ को क्रिएट कर देंगे, जिसके लिए मैं यूज करूंगा os.make_dars एंड इसमें मैं पास करूंगा फोल्डर का पाथ। हमने ये वाली स्टेटमेंट इसलिए यूज करी क्योंकि ये वाला फोल्डर हमने सिर्फ एक ही बार बनाना है। सपोज करो हमारे पास 5 इमेजेस हैं, तो हमने इमेजेस वाला फोल्डर एक ही बार बनाना है। ठीक है, फर्स्ट इमेज के लिए अगर ये वाला इमेजेस वाला फोल्डर बन गया तो हमने बार बार नहीं इसको क्रिएट करना। तो इस सिनेरियो को सपोर्ट करने के लिए हमने इसको यूज किया, सो डैट ये फोल्डर को बार बार क्रिएट करने की कोशिश ना करे। आगे है हमारा लास्ट स्टेप, हमने अब सिर्फ फाइल को मूव करना है, जिसके लिए मैं यूज करूंगा shutil मॉड्यूल। उसमें हमारे पास एक मेथड होता है मूव। मूव में हमें क्या करना पड़ेगा, दो पाथ देने हैं, एक सोर्स पाथ एंड एक डेस्टिनेशन पाथ। सोर्स पाथ हमारे पास क्या है, ये वाला फाइल का पाथ, जो फाइल हमारे फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये वाला पाथ बन गया सोर्स फाइल। अब हमने क्रिएट करना है एक डेस्टिनेशन का पाथ। डेस्टिनेशन के पाथ में हमारे पास क्या होगा, ये फोल्डर का पाथ, जैसे इमेजेस तक पाथ बन गया, यहां तक पाथ क्या बनेगा, ये फोल्डर का पाथ, एंड उसके आगे हम अपेंड करेंगे फाइल नेम। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से यूज करूंगा os.path.join
ठीक है, हम फोल्डर के पाथ के नेम से ज्वाइन करेंगे किसको, फाइल के नेम को। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट में यूज करूंगा फोल्डर पाथ एंड देन मैं आर्गूमेंट यूज करता हूँ फाइल नेम। ठीक है, अभी के लिए आप इसको देख के इतना कंफ्यूज मत होना, देखने में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग भी सकता है लेकिन ये कंफ्यूजिंग है नहीं बिल्कुल भी। अगर आप इस कोड को एक बार दो बार पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ये कंफ्यूजिंग कभी कभी इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल फॉर लूप्स एंड मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली कोड में ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में भी काम करोगे ना तो आपको ऐसा कोड लिखना ही पड़ेगा। तो देख के कंफ्यूज नहीं होना, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझो तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन फाइनली हम एक बार इसको पहले अपना पूरा कोड लिख लें। तो मैं आगे क्या करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ एंड प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा कि हमने कौन सी फाइल को कौन से फोल्डर में मूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ मूव्ड, आगे करली ब्रैकेट को यूज करके इसमें मैं टाइप करता हूँ फाइल नेम। ठीक है, हमने इस वाली फाइल को मूव कर दिया कौन से फोल्डर में, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा डायरेक्टरी, क्योंकि हम फाइल को डायरेक्टरी में मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे यहाँ से आ रहा है ये वाली डायरेक्टरी। ठीक है, ये होगी हमारी फाइल मूव। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इस लूप को करते हैं ब्रेक। ये ब्रेक हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रेक हम क्यों करें। पहले एक बार इसको रन करके टेस्ट कर लें, ठीक है, उससे आपका इंटरेस्ट बनेगा। रन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कंटेंट वाले फोल्डर में कंटेंट है क्या। यहाँ पे देखो, इसमें हमारे पास इतनी फाइल्स बनी हुई हैं। तो मैं करता हूँ अपने कोड को रन एंड देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखो, इसने सारी फाइल्स को मूव कर दिया। इसने ये हमारी लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, मूव फाइल नेम टू इमेजेस। तो अब हम कंटेंट वाले फोल्डर में इसको जाके चेक भी करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा सारा कंटेंट मूव हो चुका है, अदर देन ये एक एक्सेल की फाइल है। ये एक्सेल की फाइल भी इसलिए रहेगी क्योंकि अगर आप यहाँ पे होवर करोगे या इसकी टाइप चेक करते हैं हम, तो इसकी टाइप है CSV। ठीक है, मुझे लगता है मैंने CSV का सिनेरियो इंक्लूड ही नहीं किया। यस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैंने CSV फाइल को इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसलिए ये मूव नहीं हुई। लेकिन दूसरी सारी फाइल्स मूव हो चुकी हैं, जैसे कि इमेजेस वाले फोल्डर में हम चेक करते हैं, ये रही हमारी इमेजेस। देन डॉक्यूमेंट्स में मैं देखता हूँ, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमारे पास डॉक्स फाइल है एंड एक्सेल की फाइल्स हैं एंड PDFs भी हैं। देन हम चेक करते हैं वीडियोस वाला फोल्डर, इसमें हमारे सारे MP4s हैं। देन मैं चेक करता हूँ म्यूजिक वाला फोल्डर, इसमें हमारे सारे MP3s होने चाहिए। ये रहे सारे हमारे MP3s। ठीक है, हमारा सारा कंटेंट मूव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग के लिए .csv भी ऐड करता हूँ। मैं यूज करता हूँ .csv एंड फिर से इसको करता हूँ रन। एंड अब हम ये भी चेक करेंगे कि अगर हम अपने कोड को दोबारा से रन करते हैं, 2 बार रन करते हैं, तो एक ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए, दूसरी ये CSV फाइल को मूव करे। तो मैं करता हूँ रन, तो देखो इसने हमारे पास एक ही मैसेज डिस्प्ले किया, वो कौन सा है, जिस फाइल को इसने मूव किया। एंड ये CSV फाइल भी हमारी मूव हो चुकी है। मुझे लग रहा है ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में गई होगी। यहाँ पे देखो, ये डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में गई है। तो ये बन गई हमारी एप्लीकेशन जिसमें हम बल्क में अपने फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, अपने अपने फोल्डर में मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में अब मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस फोल्डर में कंटेंट वाले फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है इनको हम कर रहे हैं लूप, एक एक करके सारी फाइल्स को हम एक एक करके प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोल्डर के नाम को, कंटेंट तक हमारा फोल्डर का नेम है, इस नाम को अपने फाइल नेम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो बन गया हमारा फाइल का पाथ। जैसे कि हमारे पास कोई फाइल है abc.png, तो ये हमारा फाइल का पाथ कैसे बनाएगा, कंटेंट देन // एंड देन abc.png। ये बन गया हमारा फाइल का पाथ। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये चेक करें कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पाथ बना वो फाइल है कि नहीं है। अगर तो वो फाइल है तो ही हमने आगे प्रोसेसिंग करनी है, अदरवाइज हमने नहीं करनी। यहाँ पे अगर वो आता है वो फाइल है तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अपनी फाइल टाइप्स की डिक्शनरी को कर रहे हैं आइटरेट 1 by 1। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास फाइल नेम आया, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फाइल नेम आया .png वाला, abc.png। ये क्या करेगा, जो भी उस डिक्शनरी में है, सबसे पहले हमारी डिक्शनरी में इमेजेस वाला फोल्डर है, देन उसमें डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है, देन उसमें म्यूजिक वाला फोल्डर है। ये हर फोल्डर की एक्सटेंशन को इसके साथ कंपेयर करेगा एक एक करके। हम इन सारे फोल्डर्स को कर रहे हैं यहाँ पे लूप करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, इन फोल्डर्स की एक्सटेंशन को इस एक्सटेंशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेक करें फाइल नेम, जो भी यहाँ पे ये फाइल नेम आया
उस फाइल नेम की एक्सटेंशन इस किसी फोल्डर से मैच करी है। फाइल नेम एंड्स विद टुपल एक्सटेंशंस। अगर वो इस किसी फोल्डर की एक्सटेंशन से मैच करी है तो हम क्या करें, फोल्डर पाथ क्रिएट करें। फोल्डर पाथ हमारे पास क्या होगा, जैसे ये कंटेंट तक हमारा मेन फोल्डर है, इसके आगे ये इमेजेस अपेंड कर देगा, जहाँ इसके आगे ये म्यूजिक अपेंड कर देगा, जहाँ इसके आगे ये डॉक्यूमेंट्स अपेंड कर देगा। ये बनेगा हमारा फोल्डर पाथ। ठीक है, ये फोल्डर पाथ उसी फाइल के लिए बनेगा जिसके साथ इसकी एक्सटेंशन मैच करेगी। सपोज करो पीएनजी फाइल है, ये इमेजेस के साथ मैच करेगी, तो ये फोल्डर पाथ कौन सा बनेगा, इमेजेस वाला। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये फोल्डर पाथ कौन सा बनेगा हमारी पीएनजी फाइल के लिए, इमेजेस वाला। यहाँ तक क्लियर है। आगे वाला तो बहुत सिंपल है। आगे हम पहले क्या करें कि ये इमेजेस वाला फोल्डर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको नहीं क्रिएट करेंगे, एंड अगर वो नहीं कर रहा तो हम os.makedir को यूज करके इसको क्रिएट करेंगे। मीन्स यहाँ तक हमने अपना इमेजेस वाला फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस पीएनजी फाइल को इस इमेजेस वाले फोल्डर में मूव करना है। तो उसके लिए हम यूज करें shutil.move, जिसमें हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, फाइल पाथ। ये फाइल पाथ कौन सा है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, अपनी पीएनजी फाइल का पूरा फाइल पाथ। इसको हम मूव करें आगे अपने न्यू वाले फोल्डर में, जिसके लिए यहाँ पे भी हम उसका फाइल पाथ बना रहे हैं, जिसमें हम फोल्डर पाथ को एंड फाइल नेम को कर रहे हैं अपेंड। मीन्स उनको os.path.join की हेल्प से कर रहे हैं ज्वाइन। तो इस स्टेटमेंट से हमारी ये वाली पीएनजी फाइल कंटेंट वाले फोल्डर से मूव होके इमेजेस वाले फोल्डर में मूव हो जाएगी। आगे तो हम सिंपल सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि ये वाली फाइल मूव होगी। एंड नेक्स्ट हमने यूज किया है ब्रेक। ये ब्रेक हमने क्यों यूज किया है, ये ब्रेक हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर इसको ये पीएनजी फाइल को ये इमेजेस वाले फोल्डर में मूव होगी तो हमें यहाँ पे फॉर लूप में डिक्शनरी, सारी डिक्शनरी को ट्रैवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे पीएनजी की जगह थी .docs फाइल, एक वर्ड की फाइल थी। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में मूव होगी तो हमें आगे इसको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है ब्रेक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोजेक्ट एंड इसका सारा कोड अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखो एंड इसको साथ के साथ टाइप करो एंड समझने की कोशिश करो। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड इसमें मैं आपके लिए एक होमवर्क भी ऐड करता हूँ। बहुत सिंपल सा होमवर्क है। आपने क्या करना है, अगर कोई फाइल है हमारी जो स्टार्ट हो रही है पाइथन से, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे एंड्स विद, वैसे हमने चेक करना है स्टार्ट्स विद। अगर कोई फाइल हमारी स्टार्ट हो रही है पाइथन से तो हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है पाइथन फाइल्स एंड उस फाइल को उस फोल्डर में मूव करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको समझ आई होगी एंड ये एप्लीकेशन यूजफुल तो है ही है। आपने अभी देखा कि इतनी ज़्यादा यूजफुल है कि अगर आपके फोल्डर में 500 फाइल पड़ी हैं या 5000 फाइल भी पड़ी हैं तो ये एक ही क्लिक में सभी फाइल्स को मैनेज कर देगा। आपके फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको सब फोल्डर्स में डाल देगा। ये था चैप्टर 13। सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चैप्टर वाइज सीरीज कैसी लगी।